हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, आज थोड़े से और करते हैं। हाँ, चलिए, जो भी कनेक्ट नहीं किए हैं एक बार उनको बेटा लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना जो क्लास का ज्वाइन कर लें और एक अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। हाँ, चलिए, तो कल की क्लास की पीडीएफ वगैरह तो मिल गई होगी आपको, है ना? हाँ, बिल्कुल रेगुलर जुड़े रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। अभी आज की क्विज को हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम सर, चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। उससे पहले सब लोग अपनी क्लास को शेयर कर दो बेटा, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो ताकि वो भी हमारी सेशन के साथ कनेक्ट हो जाए। हाँ, तो यहां पर देखेंगे बेटा किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, सब लोग रेडी हो जाओ और फटाफट से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन करता है बताइए? ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करके जो है इनपुट किस में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है ये पूछ रहा है, बताइए बताइए किसको करता है? बी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, डेटा को बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहां पर क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब किसको, मतलब क्या है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके जो है इंफॉर्मेशन में बदलता है। यहां पर मेरा आंसर आएगा बेटा डेटा। किसको प्रोसेस करता है? डेटा को। तो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला देखिए, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में भंडारण होता है। देखिए हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? क्या वो ऑक्टल की फॉर्म में होता है, या हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है, या डेसिमल की फॉर्म में होता है, या फिर बाइनरी की फॉर्म में होता है? बताइए किस में होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी। अच्छा, ये कटारिया कह रहे हैं डी। ओके, अशोक का भी डी है। और बताइए बेटा फटाफट से बताओ क्या आएगा इसमें। रिको का भी डी आ रहा है, बताइए बेटा क्या आएगा। हर्ष डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए हमारा कंप्यूटर जो होता है ना बेटा, हमारा जो कंप्यूटर है ये बाइनरी लैंग्वेज को पहचानता है। किसको पहचानता है? बाइनरी। और बाइनरी लैंग्वेज हमारे 0 और 1 से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है। एसएमपीएस का विस्तारण है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई। बताइए एसएमपीएस। एसएमपीएस इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। एसएमपीएस का मतलब क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का। बिल्कुल, बताइए बताइए। ए, ठीक है ठीक है। तीसरे में क्या ऑप्शन बता रहे हो? ए बता रहे हो, बिल्कुल सही है। देखो कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट होता है एसएमपीएस। ये पार्ट क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर्स होते हैं उन सबको पावर सप्लाई देने का काम करता है। जी हाँ, ये पावर सप्लाई देता है। सो ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। चौथा क्वेश्चन यहां पर है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। अरे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्या मेमोरी यूनिट को ब्रेन कहते हैं क्योंकि वहां पर सारा का सारा डेटा रहता है, या फिर आउटपुट यूनिट को कहते हैं, या फिर सीपीयू को कहते हैं, या फिर इनपुट यूनिट को कहते हैं? बताइए बेटा फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी 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 सी। बहुत बढ़िया, सभी लोग सी कह रहे हैं और सी यहां पर मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, अरे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, अरे कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यहां पर कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर हार्ड सीयू, बिल्कुल सही है शीतल। अगला देखिए यहां पर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड मात्रा मतलब होता है फिजिकल अमाउंट। बेटा मात्रा का मतलब है फिजिकल अमाउंट।
फिजिकल अमाउंट, ठीक है। और द्विआधारी मतलब हो गया डिजिटल, मतलब जो ऐसा कंप्यूटर है जो बाइनरी लैंग्वेज मतलब डिजिटल फॉर्म डेटा के ऊपर भी वर्क करता है, और आपका यहाँ पर जो आपका डिजिटल डेटा के अलावा जो हमारा एनालॉग डेटा होता है, ठीक है, या मैं कहूँ एक प्रकार से इसका उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने, नहीं फिर इसमें तो हाँ थोड़ा हिंदी में है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हाइब्रिड आएगा बेटा इसमें, हाइब्रिड। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, फिजिकल डेटा और आपका कौन सा डेटा होता है यहाँ पर एनालॉग डेटा, ठीक है। जैसे मात्रा वगैरह उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी, मतलब एक तरीके से फिजिकल, अगर इसका मतलब फिजिकल है बेटा, थोड़ा इंग्लिश में नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली मेरा जो आंसर आएगा वो हाइब्रिड आएगा। अगला देखो, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स का प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। देखो कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है, हाँ दोनों का तो फिर हाइब्रिड आएगा ना। हाँ, कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है या सीसा की या क्रोमियम या फिर सोना। बताइए किस मेटल का यूज किया जाता है आईसी बनाने में, बताइए बेटा किस मेटल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर कह रहे हैं सिलिकॉन, और सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन यहां पर सिलिकॉन आएगा। देखो जो आपकी आईसी होती है ना बेटा, आईसी में भी सिलिकॉन का यूज होता है, और आईसी का थोड़ा बढ़िया फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें भी सिलिकॉन का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सिलिकॉन वैली इंडिया की बैंगलोर है और वर्ल्ड की आपकी कैलिफोर्निया। वर्ल्ड के अंदर अगर सिलिकॉन वैली पूछी जाए तो वो कैलिफोर्निया होगी बेटा, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। टचपैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माउस का एक अच्छा विकल्प टचपैड है, ये किसका उदाहरण है। जो आपका टचपैड होता है बेटा वो किसका उदाहरण है, क्या वो सॉफ्टवेयर डिवाइस का उदाहरण है, या फिर वो प्रिंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, या फिर टेम्परेरी डिवाइस का उदाहरण है। बताइए बेटा क्या आएगा यहां पर, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए या सबको आने लग गया, बहुत बढ़िया बेटा। यहां पर ऑप्शन नंबर आएगा पॉइंटिंग डिवाइस। देखो पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, ठीक है, लाइट पेन है ना, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं ना पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। टच हो गया, मतलब इनमें क्या होता है कि पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करती है, ठीक है, कर्सर को कंट्रोल करती है। हाँ, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन बिल्कुल सही है। सो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। देखिए जो पैरेलल पोर्ट होता है सामान्यतः उनका उपयोग क्या कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। बताइए, क्या मॉडेम कनेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं, स्कैनर करने के लिए नहीं करते हैं, कौन सा आएगा बेटा इसमें बताइए। बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर स्कैनर। देखो बेटा प्रिंटर स्कैनर तो हो जाते हैं पैरेलल से, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहां पर जो आंसर आएगा ना बेटा मॉडेम आएगा, मॉडेम को नहीं कनेक्ट कर सकते। मॉडेम की जो वायर होती है ना बेटा वो लैन केबल होती है, वो हमारे एक इथरनेट पोर्ट कह दीजिए, एनआईसी कह दीजिए, या फिर जो RJ45 कनेक्टर का जो पोर्ट होता है उससे कनेक्ट किया जाता है इसको। हाँ हाँ, मॉडेम आएगा इसमें। मॉडेम की केबल अलग होती है, पुराने टेलीफोन नहीं आते थे उसके पीछे वायर लगती थी, वैसी सी होती है मॉडेम में 8 होती है वायर। अगला देखो क्या है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। भाई लेजर प्रिंटर जो होता है ना बेटा उसमें कौन सी लेजर यूज होती है, हाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, या फिर उत्तेजद्वीय लेजर। बताइए कौन सी लेजर यूज होती है। नहीं 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 नहीं, यहां पर बेटा हाई अर्धचालक सेमीकंडक्टर टाइप की लेजर होती है बेटा, वो यूज होती है। ये हमारे आईएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। कौन सी एक हाई स्पीड उच्च गति की एक सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी है जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकती है। प्राइमरी, मेन, या फिर कैश, या फिर सेकेंडरी। बताइए क्या आएगा। कैश मेमोरी, ठीक है, बताओ बेटा कौन सा आएगा।
देखो बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर करेक्ट है बेटा। जो भी डी कह रहे हैं ना, डी बिल्कुल सही है। देखो कैश मेमोरी होती है ना, ये कंप्यूटर, हाँ ये किस किस के बीच में लगी होती है, ये सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है और सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में लिया जाने वाला डेटा किस में रखा जाता है, वो कैश मेमोरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा मेरा, डी कैश मेमोरी हाई स्पीड होती है, हाँ, और ये एक तरीके से सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है। अगला देखिए, फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज, जो फ्लैश ड्राइव है वो लोकप्रिय रूप से के नाम से जानी जाती है, किसके नाम से? जो फ्लैश ड्राइव होती है बेटा, उसको और किस नाम से जानते हैं? क्या उसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, या उसको रैम के नाम से जानते हैं, या उसको रोम के नाम से जानते हैं, या फिर उसको पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं? बताइए बेटा क्या आएगा। ये CGL 2023 इसी साल क्वेश्चन आया था ये, हाँ ये इसी साल का क्वेश्चन है बेटा। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के हैं। अर्श ऑप्शन नंबर ए और डी कह रहे हो, कुछ लोग ए कह, हर अर्श ने ए कहा है, बाकी सब डी कह रहे हो। डी सही है बेटा, मेजोरिटी डी की तरफ है और डी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए जो हमारा पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव, उसी को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं, उसको थंब ड्राइव भी कहते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? थंब ड्राइव, थंब ड्राइव भी कहते हैं उसको। अगला देखो इसमें क्या आएगा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज अ निब्बल। निब्बल क्या होता है? निब्बल जो होता है वो क्या होता है? देखो निब्बल क्या होता है। अब एक चीज अगर आप इसमें देखो तो यहां पर आधा बाइट, 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट और 1 किलोबाइट लिखा है। इसका मतलब ये होती तो एक मेमोरी है, ये होती तो एक मेमोरी है, यानी कि मेमोरी को मेजर करने की एक यूनिट है। अब निब्बल कितना होता है? बहुत बढ़िया, सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं कहूंगा यहां पर क्या होता है, सबसे छोटा बेटा बिट होता है। ये 4 बिट मिलते हैं ना, 4 बिट मिलते हैं, तो इससे बनता है एक निब्बल। और इसी प्रकार से अगर 8 बिट मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा? 1 बाइट। उससे क्या बनेगा? 1 बाइट। अब देखो 1 निब्बल मतलब ये 2 निब्बल कह सकता हूं ना मैं, अरे 2 निब्बल से 1 बाइट, तो 1 निब्बल बराबर आधा बाइट, तो इसीलिए यहां पर हाफ अ बाइट, यानी कि आधा बाइट यहां पर मेरा सही होगा। हाँ ऑप्शन यहां पर हाफ बाइट है ना, वो करेक्ट होगा। हाँ अगला देखिए बेटा, इसमें 13 नंबर क्वेश्चन। A computer system generally has a memory storage to store large amounts of data permanently. Which of the following option represent the storage space capacity that is equivalent to 16 GB? 16 GB के बराबर, 16 GB के बराबर कौन सी वाली हमारी मेमोरी है जिसका साइज 16 GB के इक्वल टू होता है? ऑप्शन के हिसाब से देखना है हमको। अब ऑप्शन के अंदर आप देखिए केबी में आंसर है। किस में आंसर है बेटा? केबी में। तो इट मीन्स आपको किस में बदलना है? आपको केबी में बदलना है बेटा। तो जीबी जो है इसको केबी में बदलो पहले तो आप, ठीक है। तो देखो केबी के बाद में एमबी होता है, एमबी के बाद में जीबी होता है, ठीक है। अब अगर मैं जीबी को केबी में बदलूंगा तो मैं लिखूंगा 1024 गुणा में 1024, और ये होता है 2 की पावर 10 और ये भी होता है 2 की पावर 10। तो इसका मतलब 2 की पावर हो गया 20। अरे कितना हो गया? 2 की पावर 20, यानी कि 1 जीबी बराबर जो है 2 की पावर 20, ये क्या हो जाएगा? केबी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे 2 की पावर 20 होगा कि नहीं होगा? अरे 2 की पावर 20 होगा कि नहीं होगा? दोबारा देख लो भाई, ये आपको क्या कह रहा है? सुनो, ये आपको क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी मात्रा में स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी स्टोरेज होती है। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो 16 जीबी को दर्शाता है? अब ऑप्शन में केबी और एमबी है, सुन लो, केबी और एमबी है। तो केबी में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20। अब ये कितना है? 1 जीबी है। 16 जीबी है तो दोनों को 16 से गुणा कर दो, 16 गुणा 2 की पावर 20, और 16 होता है 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 20। मेरा उत्तर बनता है 2 की पावर 24। क्या 2 की पावर 24 केबी लिखा हुआ है क्या? बोले नहीं लिखा हुआ है। 2 की पावर नहीं, 2 की पावर 20 के बाद में आगे भी करना है बेटा, क्योंकि 16 जीबी है ना, इसलिए। तो इसमें ये तो नहीं आएगा, तो केबी में उत्तर नहीं है तो एमबी में बदलो।
तो जीबी को एमबी में बदलेंगे तो मैं कह सकता हूं 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। अरे 1024 एमबी को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 10 एमबी। अरे 2 की पावर 10 एमबी है। अरे 1 जीबी बराबर कितना है 2 की पावर 10, तो 16 जीबी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 16 का गुणा कर दो और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 एमबी। अरे 16 होता है 2 की पावर 4 और ये होगा 2 की पावर 10। अरे 10 और 4 हो गया 14। अरे 2 की पावर 14 और ये क्या हो गया एमबी, तो 2 की पावर 14 ऑप्शन नंबर डी यहां पर मेरा करेक्ट होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजा आया सॉल्व करने में बेटा? अरे सॉल्व करने में मजा आया ना, 2 की पावर 14 आएगा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर के सभी भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाता है आदमी उसको कहते हैं। हाँ दिमाग घूमेगा बेटा, पर टेंशन मत लो, थोड़े दिन ही घूमेगा, उसके बाद में सेट हो जाएगा दिमाग। अगला देखो बेटा, सॉफ्टवेयर क्या है? अरे सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए सक्षम बनाता है। बताइए बेटा क्या आएगा? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मेरा करेक्ट होगा कि सॉफ्टवेयर जो होता है, अरे सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है, ऐसे निर्देशों का एक समूह होता है। एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है बेटा, जो क्या करता है हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या सक्षम बनाता है। ऐसे जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वैसे कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा, क्योंकि इन तीनों में क्या है, भौतिक भाग होते हैं वो तो हार्डवेयर कहलाते हैं, और इनमें क्या बना दिया, एक आदमी को सॉफ्टवेयर बना दिया। अरे भाई आदमी थोड़ी होता है सॉफ्टवेयर, है आदमी को सॉफ्टवेयर थोड़ी कहेंगे अपन। हाँ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट भी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। अगला देखो क्या है, इन विंडोज ओएस विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज टू क्लोज द करंटली एक्टिव एप्लीकेशन विंडो, मतलब वर्तमान में खुली हुई जो एप्लीकेशन विंडो है उसको, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। लास्ट वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपको, अभी दिख रहा होगा बेटा, है ना। ये कह रहा है कि जो करंट में वर्तमान में जो एप्लीकेशन चल रही है उस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट आएगा? Ctrl+F4 या Alt+F4 या Shift+F4 या Space+F4? बताइए, करंट रनिंग प्रोग्राम को बंद करने के लिए बताइए। यहां पर बेटा ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा Alt+F4, ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन आएगा ये Alt+F4 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? Alt+F4, ध्यान रखिएगा बेटा। यहां ऑप्शन मेरा आएगा Alt+F4। कौन सा आएगा? Alt+F4, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला देखो क्या है, निम्न में से कौन एक GUI, ये GUI है बेटा, निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस है, डॉस और लिनक्स दोनों है, यूनिक्स और डॉस दोनों है, या फिर विंडोज? बताइए कौन सा है? GUI, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? GUI की फुल फॉर्म कौन सी होती है? ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ अब GUI बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेटा ऑब्वियसली विंडोज आएगा। विंडोज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर वगैरह में होता है ये GUI बेस्ड होता है। आपका डोस जो है ना बेटा, इसको डोस बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका लिनक्स जो है, यूनिक्स जो है, ये सारे के सारे CUI आधारित होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या CLI कमांड लाइन इंटरफेस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। यहां पर मेरा आंसर आएगा आपका कौन सा? विंडोज GUI बेस्ड होता है। अगला देखो क्या है, GUI समझते हो क्या? अगर कोई किसी को डाउट होता ना, लिख दिया करो बेटा कि सर ये कैसे होता है, पूछ लिया करो। हाँ अगला देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है? बताइए
क्या ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, या सफारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है? इनमें से कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है? बताइए बेटा, अरे बताइए क्या है, अरे बताइए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी डी डी, लिनक्स 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 लिनक्स, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये तीनों जो है ना बेटा, ये तीनों क्या है? ये तीनों वेब ब्राउजर है। अरे क्या है? वेब ब्राउजर है। और आपका ये जो यहां पर है बेटा लिनक्स, ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मनोहर सही कह रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर 18 नंबर। Which shortcuts key are used to move the cursor to the beginning of the new word in a notepad? अरे नोटपैड के अंदर कर्सर को अगले शब्द के प्रारंभ में ले जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे बेटा? बताइए। अगले शब्द, अगला शब्द के प्रारंभ में बताइए। कंट्रोल प्लस राइट की है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो है, कंट्रोल प्लस अप एरो है, और कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो है। बताइए क्या आएगा? अगले शब्द के प्रारंभ में लेके जाना है, ध्यान रखना। अगले शब्द के प्रारंभ में, जैसे शब्द होते हैं ना, अभी यहां है, अगला शब्द जो है उसके स्टार्टिंग में लेके जाना है। डी कह रहे हैं दो लोग। बताओ बेटा क्या आएगा? कंट्रोल प्लस अप, अप तो मतलब ऊपर हो गया ना बेटा, ऊपर थोड़ी लेके जाना है। नहीं नहीं नहीं, राइट बिल्कुल सही है। ये जो डी ऑप्शन कह रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, डी आएगा। देखो राइट मतलब देखो इधर की तरफ होगा ना अगला शब्द, अगला शब्द इधर होगा तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबानी है। राइट एरो का जो की होती है ना, राइट एरो का जो बटन होता है वो हमें यहां पर दबाना होता है। अगला देखिए इसमें क्या है? कौन सा एक जीव आधारित, ये रिपीट है बेटा, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से है ना, 19 20 21, कोई बात नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू है। भाई सर्वर जो होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर होते हैं जो हमें संसाधन यानी कि रिसोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं तो ये किससे कनेक्टेड होते हैं? क्या ये हमारे सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट से जुड़े होते हैं, या ये किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, या ये सुपर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, या फिर ये मेन फ्रेम प्रकार के कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? बताइए। जो बेटा सर्वर होते हैं, मेरे ध्यान रखना, जो सर्वर होते हैं, सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो रिसोर्स उपलब्ध करवाते हैं, पर रिसोर्स जो है वो रिसोर्स हमें उपलब्ध करवाते हैं किसी ना किसी नेटवर्क के द्वारा। किसके द्वारा? नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा बी आएगा मेरा। कौन सा आएगा? बी, नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन। IMAP प्रोटोकॉल जो है वो किस में यूज की जाती है? ईमेल में की जाती है, या फिर इमेज प्रोसेसिंग में की जाती है, या एनक्रिप्शन में की जाती है, या फाइल ट्रांसफर में की जाती है? बताइए यहां पर क्या आएगा? IMAP जो होता है, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा। मुझे ये बताइए ये कहां पर काम आता है? अब मैसेज एक्सेस करना है तो बेटा अब मैसेज से ही आप समझ जाओ। अरे मैसेज किस में होता है? ईमेल में होता है। तो बेटा यहां पर मेरा ईमेल हो जाएगा। भाई इमेज वगैरह में तो मैसेज होता नहीं है। अच्छा, एनक्रिप्शन तो होता है डेटा को किसी अन्य फाइल फॉर्मेट में बदलना। हाँ, इसी किसी गुप्त कोड वगैरह में अगर अपन करते हैं ना, उसको ट्रांसफर करते हैं, वो एनक्रिप्शन होता है। जैसे ये सारे दिन व्हाट्सएप वाला चिल्लाता नहीं रहता है क्या कि सीक्रेट भेजो, अब गुप्त तरीके से, तो वो वाला एनक्रिप्शन होता है। हाँ, अगला देखो, द टेक्नोलॉजी मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बाय लैन इज। भाई लैन के अंदर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? सोनेट का, या फिर एटीएम का, या इथरनेट का, या फ्रेम रिले का? भाई जो आपका लैन होता है ना बेटा, लैन में कौन सी टेक्नोलॉजी? बहुत बढ़िया, सब लोग बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। इथरनेट होती है बेटा,
कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? ईथरनेट। भाई इसमें ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग। हाँ, अगला देखो बेटा क्या है, ब्लूटूथ का उदाहरण है। ब्लूटूथ जो है वो किसका उदाहरण है बताइए? वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर यहां पर आपका आएगा लोकल एरिया नेटवर्क, या वर्चुअल एरिया नेटवर्क? बताइए क्या आएगा, बताइए बेटा क्या आएगा? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है बेटा, ब्लूटूथ जो है वो एक, बिल्कुल सही है, वो पैन। देखो ये हो गया मेरा वैन, ठीक है, ये हो गया मेरा पैन, ये मेरा हो गया लैन, और ये मेरा हो गया VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहां पर ब्लूटूथ जो है वो किसी का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, पर्सनल होता है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर पैन आएगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ी दूर तक चलता है, और किसी का व्यक्तिगत या निजी नेटवर्क इसको कहेंगे। तो जब निजी है, पर्सनल है, तो पैन प्रकार में आएगा। समझ में आई मेरी बात बेटा? हाँ, अगला देखो इसमें क्या है कि व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्ट ऑफ wrongfully obtained someone's पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट दियर परमिशन। किसी की जानकारी के बिना, उसके डेटा को अगर हम लोग एक्सेस करते हैं गलत तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको क्या बोलते हैं बताइए? आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, इंटरनेट टाइम थेफ्ट बोलते हैं, साइबर डिफेमेशन बोलते हैं। देखो बेटा, फिशिंग नहीं होता है, नहीं, वो आइडेंटिटी थेफ्ट होगा एक प्रकार से। देखो ये भी हमारे एक एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको एग्जाम वाले ही आपको आंसर बता रहा हूं। फिशिंग होती है ना बेटा, फिशिंग अलग चीज होती है। फिशिंग मैं बता दूं क्या होता है। ईमेल के माध्यम से जब आपसे पूछा जाए, अरे आप 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत गए हैं, जीतने के लिए ये फॉर्म भरो। हाँ, आपको बोलेगा आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, आप अपना नाम बताओ, आप अपनी अलग चीजें बताओ। तो वहां पर जो अपन लोग करेंगे ना, उसके अंदर जो होता है वो आपका ये एक प्रकार से होता है, क्या बोलते हैं, फिशिंग उसको बोलते हैं, ईमेल से। बताया ना शीतल बेटा, फिशिंग वो वाला अटैक होता है। ईमेल के माध्यम से किसी की जानकारी मांगना, वो कहलाता है फिशिंग के अंदर आता है। मछली पकड़ते हैं ना जैसे, वो वाला। ना कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्या है। A person who uses his or her expertise to gain access to another person's computer to get information illegally or to do damage is a। एक व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से जानकारी प्राप्त करने या नुकसान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करता है, उसको बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। स्पैमर होता है, हैकर होता है, प्रोग्रामर होता है, एनालिस्ट होता है। बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है? देखो यहां पर जो होता है ना बेटा, हाँ देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हैकर आएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका जो यहां पर आएगा वो हैकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैकर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हैकर बिल्कुल सही आंसर है, हैकर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा यहां पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड बेटा, ये थोड़ी सी वायर सही कर दूं मैं। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा है कि इज द एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल एटसेट्रा फॉर मैलिशियस रीजंस बाय पॉजिंग एज ए ट्रस्टवर्दी सोर्स इन ईमेल। ये बताओ क्या आएगा? ये अभी बताया था मैंने आपको। अच्छा, आप भी हैकर बने थे, फिर क्या हुआ, पकड़े गए क्या? पुलिस ने पकड़ के सुधार दिया क्या? ठीक ठीक ठीक। फिशिंग बिल्कुल सही है, फिशिंग बिल्कुल सही है। अभी बताया था ना बेटा, ये कह रहा है ईमेल के माध्यम से। अरे बेटा किसके द्वारा? ईमेल से किसी का नाम पता करना, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड। अच्छा, वो दावा क्या करता है? वो कहता है साहब मैं तो जेन्युइन आदमी हूं, मेरे को दे दो बस आप डेटा। ऐसे बोलता है वो दिखावा करता है कि वो एक वैलिड पर्सन है, ठीक है, पर वो होता नहीं है। फिशिंग आएगा इसमें। अगला देखो बेटा,
आरपा नेट का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपा? अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क। बताइए बेटा क्या आएगा यहां पर आरपा नेट की फुल फॉर्म? ये एडवांस्ड है बेटा, ये एडवांस्ड है, एडवांस्ड मैंने सही कर दिया इसको, ठीक है, एडवांस्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी आएगा, डी नहीं आएगा। देखो एडवांस्ड प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये विश्व का पहला नेटवर्क है, ये विश्व का पहला नेटवर्क है जो 1969 के अंदर बनाया गया था। 1969 में ये वाला नेटवर्क जो है वो तैयार किया गया था, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया जो पहला वेब ब्राउजर है वो कौन सा है बेटा? बताइए बताइए, क्या वो फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, विंडोज एक्सप्लोरर है, या फिर नेटस्केप है? ये आपको बताना है बेटा, ध्यान दो बेटा। आपको वेब ब्राउजर पूछा है, बी ऑप्शन जो कर रहे हो ना, ये विंडो एक्सप्लोरर तो बेटा वो कंप्यूटर की फाइल वगैरह को मैनेज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर होता है, उसी का दूसरा नाम है। हाँ, यहां पर मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा बेटा, ये वाला। अब ये जो है ना बेटा पुराना नाम हो गया, अब इसका नया नाम रख दिया गया है। अब इसका नाम रख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या रख दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, एज ये इसका नया नाम है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर है विंडोज का बनाया हुआ। अगला देखो बेटा क्या है, वी प्रेस टू ओपन ए न्यू टैब इन गूगल क्रोम। देखो गूगल क्रोम है, उसमें आपको नई टैब बनानी है तो आप किस बटन को दबाओगे? कंट्रोल के साथ में टी दबाओगे, कंट्रोल के साथ में एन दबाओगे, कंट्रोल के साथ में जे दबाओगे, या कंट्रोल के साथ में ओ दबाओगे? बताओ। नई टैब बनानी है बेटा, नई विंडो नहीं खोलनी है, ध्यान से सुन लो, तुम गलत बोल रहे हो। कंट्रोल प्लस एन नहीं होता है, कभी भी मुंह उठा के एन करे हो, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल प्लस में यहां पर टी आएगा, टी टी टैब, टैब ओपन करना है तो टी आएगा। हाँ, गूगल क्रोम को नई विंडो में ओपन करना है देन कंट्रोल प्लस एन आएगा, टी आएगा बेटा, टी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नई टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस में टी आता है। कोई बात नहीं अर्जुन, कोई बात नहीं, आज गलत हो रहे हैं, अब धीरे धीरे सही भी होंगे। खुद पे भरोसा रखिए और बिल्कुल तरीके से करिए। पहले पढ़ो क्या कह रहा है, उसके बाद में बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? भाई एक व्यक्ति है रे टॉमलिंसन, ये भाई ने क्या बनाया था आप बताओ मेरे को? ये भाई ने जो है क्या बनाया था? रे टॉमलिंसन ने क्या बनाया था? रे टॉमलिंसन ने क्या बनाया था? सबसे पहला ईमेल भेजने, इंटरनेट के विकास, कैलकुलेटर के आविष्कार, पहले कंप्यूटर के निर्माण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर रे टॉमलिंसन जो है वो जो है पहले ईमेल भेजने वाले जो है वो क्या है? व्यक्ति हैं। थोड़ा सा बेटा एक बार मैं इसमें फाइल और अपलोड कर दूं, ठीक है। चलिए फाइल अपलोड हो रही है, आगे के क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन भी आ गए हैं, देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है बताओ? जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना वो क्या है बताइए? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है बताओ? इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका है, उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जाना। एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कम नेटवर्क का समूह शामिल है। इंटरनेट का दूसरा नाम है, या फिर इंटरनेट पर डेटा स्टोर और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को साझा करना जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। बताइए क्या आएगा इसमें? एक ऐसी बात है जो बाकी सब में सही है, बताइए बेटा क्या आएगा? देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का एक तरीका है,
क्या वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके द्वारा हम इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा है, मतलब इसके द्वारा हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ए आएगा इसमें। अगला देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, बताइए। देखिए इंटरनेट से आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल को ट्रांसफर करना है, क्या बोलेंगे उसको, एफटीपी बोलेंगे, ठीक है। और बताइए, बताओ क्या आएगा। आप बेटा ढंग से समझ नहीं रहे हो चीजों को। देखो अगर मैं ये कहूं कि इंटरनेट से कौन सी फाइल अगर आपके मोबाइल में आनी है तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करोगे, तब तो होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर वो फाइल आपके मोबाइल में आती है उसको डाउनलोडिंग कहते हैं मेरे बेटा, डाउनलोडिंग। अगर आप अपने कंप्यूटर में लेके आ रहे हो तो वो डाउनलोडिंग होता है, अगर जा रही है आपके कंप्यूटर से तो वो अपलोडिंग होगी, वो अपलोडिंग होगी। बात समझ में आई? तो यहां पर मेरा डाउनलोडिंग आएगा, डाउनलोडिंग, हाँ जी डाउनलोडिंग। एफटीपी अगर प्रोटोकॉल पूछता कि भी कंप्यूटर में किसी भी फाइल को भेजने या प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते, तो हम लोग कह देते कि भी प्रोटोकॉल तो एफटीपी आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर यहां तो सिंपल पूछा है। अगला देखो, अगला देखो, द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंड एन आईपी एड्रेस एज, आईपी एड्रेस जो है वो कितने बिट का होता है ये पूछा है। 8 बिट है, देखो लिखा ना बिट, बिट अ बिट यानी कि कितने बिट, 8 16 32 64, बताइए क्या आएगा इसमें, 8 16 32 64। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, ये मैंने ऑक्टेट में कई दिन पहले बताया था आपको। नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ये उम्मेद कुमार 8 नहीं होता बेटा, ना ही 64, ये 32 बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है। अगर मैं इसको बाइट में बदलूं, 8 का भाग दे दूं, आप इसको 4 बाइट भी कह सकते हो या फिर 4 ऑक्टेट भी कह सकते हो। अब मैंने कल एक दिन आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें ऑक्टेट था, कितने ऑक्टेट, तो 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अगला देखो, विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती हैं, फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े अक्षर और छोटे दोनों अक्षर हो सकते हैं, फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते हैं, फोल्डर में .doc .pdf दोनों फाइलें हो सकती है। एक ऐसी बात है जो गलत है, एक ऐसी बात है जो गलत है, वो गलत वाली कौन सी है ये बताना आपको, गलत कौन सी है। गलत यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी है। ये कह रहे संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये बात गलत है। अगला देखो इसमें क्या है, GUI इज नॉट प्रेजेंट इन, GUI जो है वो किस में नहीं होता है, बताइए। GUI किस में नहीं होता है, कैलकुलेटर में नहीं होता है, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, MP3 प्लेयर में, किस में नहीं होता है बताइए GUI। GUI आपका देखो कैलकुलेटर में नहीं होता है, कैलकुलेटर में आपको चित्र वगैरह दिखते हैं कभी, GUI का मतलब ग्राफिकली, जिसमें छोटे छोटे आइकन फोल्डर्स वगैरह ऐसे दिखते हैं ना अपने, जो मोबाइल हो गया, जो कंप्यूटर में जो जनरली चीज़ें वो GUI होती हैं। अब कैलकुलेटर में क्या है, सिंपल नंबर आता है, कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अरे बेटा किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ लो ना, पूछ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, सबको समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया यार, सबको समझ में आ रहा है। अगला देखो इसमें क्या है, विंडोज में विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है, बताइए। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, डेस्कटॉप या कंट्रोल पैनल, बताइए बेटा क्या आएगा। मैं पानी पी लेता हूं तब तक, बताइए क्या आएगा इसमें। सारे इंटेलिजेंट हो गए आज तो। अरे कीबोर्ड को मैनेज करना है यार। थोड़ा सा गला खराब हो रखा है पर हो जाएगा सही। देखो बेटा यहां पर कौन सा आएगा, इसके अंदर जो आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर डी, देखो कंट्रोल पैनल से ही करते हैं बेटा, जितने भी डेटा होते हैं ना उन सबको मैनेज करने का जो काम होता है ना बेटा, वो कंट्रोल पैनल से ही किया जाता है, कंट्रोल पैनल। अगला देखो क्या है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक वे टू स्विच बिटवीन विंडोज। दो अलग अलग विंडो हैं, उनके बीच में अगर आपको स्विच करना है, अल्ट के साथ में टैब दबाएंगे, शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे, या कंट्रोल के साथ में टैब दबाओगे, या शिफ्ट के साथ में अल्ट दबाओगे, बताइए क्या करोगे आप। ये भी आता है कि विभिन्न खुली हुई विंडो के मध्य अदला बदली करना, एक तरीके से मैं कह सकता हूं। इसमें क्या आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, अल्ट के साथ में टैब आएगा, अल्ट के साथ में टैब आएगा। कौन सा आएगा, अल्ट के साथ में टैब आएगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको, बेटा ये ओपन नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं इसको दिखा भी देता आपको। कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, सो कोई बात नहीं, फिर हम इसको बाद में देख लेंगे। अल्ट प्लस में टैब होता है बेटा, कौन सा होता है, अल्ट प्लस में टैब होता है खुली हुई विंडो के बीच में अदला बदली करने के लिए, ठीक है ना। नहीं, अल्ट प्लस में टैब होता है बेटा, शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट नहीं होता है, अल्ट होता है। इसमें बताओ क्या आएगा, कौन सा एक ऑफिस पैकेज नहीं है, बताइए भाई। आपका WPS है, MS ऑफिस है, लिब्रे है, या क्वांटम है, बताइए क्या आएगा। अब ये तो यार बेईमानी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो देख के समझ में आ रहा है। हाँ क्वांटम है ना, क्वांटम, हाँ सही है। देखो बिल्कुल, देखिए यहां पर क्या है, WPS ये हमारा एंड्रॉयड मोबाइल होता है ना बेटा, एंड्रॉयड मोबाइल, उसके अंदर अगर हम अपने इसको डालेंगे ना, क्या बोलते हैं, MS ऑफिस को, तो वो WPS के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको पता ही है। क्वांटम कुछ भी नहीं है, लिब्रे जो है वो, लिब्रे भी जो है इसका पूरा नाम होता है लिब्रे ऑफिस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, वैसे ये भी एक ऑफिस जो है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला देखो बेटा, इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है। मतलब MS वर्ड के अंदर अगर कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, क्या वो तरीका चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करके होता है, या फिर आप राइट क्लिक करके वर्ड विकल्प चुन सकते हैं, या कंट्रोल के साथ में A दबाएंगे, या कंट्रोल के साथ में W दबाएंगे, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं है बेटा, ए है। मतलब क्या है, जो भी शब्द है ना उस पर ले जाके आप डबल क्लिक कर दो, वो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 बार करोगे, सुन लो, 2 बार करोगे वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 बार करोगे पूरा डॉक्यूमेंट का जो पैराग्राफ है वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस पैराग्राफ में वो शब्द है, 2 बार दबाने से केवल शब्द, 3 बार दबाने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन लिस्ट से नहीं चुना जा सकता है। देखो बेटा, MS वर्ड के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है फॉन्ट की, देखिए ना आपने। अब उनमें से एक ऐसा है इनमें से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में होता ही नहीं है, बताइए बेटा कौन सा है वो। अरे बताइए कौन सा है, 8 है, 10 है, 14 है, या फिर 13 है, बताइए कौन सा है। तो यहां पर बेटा जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 13। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 13। नहीं, A1 का कोई चक्कर नहीं है बेटा, 11 भी होता है, आप देखो उसमें 11 होता है। MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट 11 होता है फॉन्ट से, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल सम होता है, रिंकू विषम भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखो इसमें क्या है, समीकरण P² बराबर Y में 2 जो है, 2 के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का उपयोग किया गया, बताइए। हाँ भाई, जो 2 लिखा है ना वो किसकी सहायता से लिखा है, उसके लिए क्या चीज उपयोग में ली गई है, बताइए क्या उपयोग में ली गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो पावर के रूप में जब लिखते हैं ना बेटा ऐसे पावर, तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट होता है ऐसे, जैसे S2, जब नीचे लिखना होता है तो वो सब में आता है, ऊपर लिखना है सुपर, सुपर ऊपर, सुपर ऊपर, ऊपर लिखना है तो कौन सा आएगा, सुपरस्क्रिप्ट आएगा।
ऐसे याद करो आप इसको। अगला देखो बेटा क्या है, अगला देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखे जा सकते हैं, बताइए। मतलब मिलते जुलते शब्द अगर आप देखना चाहो, पर्यायवाची देखना चाहो, तो आप किसका उपयोग करें? क्या आप थिसोरस, ये थिसोरस है बेटा, थिसोरस, ठीक है, ट्रांसलेट का, स्पेलिंग एंड ग्रामर का, या डिक्शनरी का? बताइए बेटा क्या आएगा इसमें, बताइए क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये आप जो लिखा, हाँ सही है, थिसोरस होता है बेटा, थिसोरस, बिल्कुल सही है, थिसोरस। और इसका जो शॉर्टकट होता है ना बेटा, ये होता है शिफ्ट प्लस में F7, शिफ्ट प्लस में F7। देखो सिंपल जो F7 होता है ना, वो तो क्या करता है, जो हमारा शब्द है, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं, सिंपल F7 क्या करता है, स्पेलिंग व ग्रामर संबंधी त्रुटि को खोजने व सुधारने के लिए यूज लिया जाता है, सिंपल F7। और आप थिसोरस की बात करेंगे, शिफ्ट प्लस में F7 होता है। और ये विकल्प हमारे MS वर्ड के अंदर रिव्यू टैब का सबसे पहले होता है, प्रूफिंग वहां पर उपलब्ध होता है। हाँ ये भी आता है, कौन से टैब के कौन से ग्रुप में होता है। अगला देखिए क्या है, MS एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेन्यू आइटम का उपयोग किया जाता है? भाई डेटा का उपयोग करेंगे, इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल लाइक करो बेटा, ये तो समझदारी की बात करी है, लाइक करो भाई, क्यों नहीं कर रहे। होम आएगा या फिर फॉर्मूला, मतलब आपको इन चार्ट डालना है, चार्ट को डालना है, तो चार्ट को डालने का विकल्प जो है वो कौन से वाले एक प्रकार से मेन्यू में होता है? डेटा में, इंसर्ट में, होम में, या फिर फॉर्मूला में? बताइए। बिल्कुल सही है यार, इंसर्ट करना, कुछ डालना मतलब इंसर्ट करना होता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। अगला देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से MSX फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बेटा ये थोड़ा सा यहां पर दिक्कत है, ये 2 नहीं है, एक ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर क्या है, 4 है। बताइए, ये 2 की पावर 4 है, ये ऐसे है, मैं यहां लिख देता हूं 32 2 की पावर। अब पावर ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है पावर, और ये 4, ये 2 की पावर है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये 2 की पावर है। तो 2 की जो पावर होती है 4, अरे 2 की जो पावर होती है 4, अरे 2 की पावर 4 कितनी होती है बताओ, अरे कितनी होती है बताओ, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है बेटा ऐसे। तो ये देखो हो जाएगा 32 बटे में 16 और बटे में 2, तो पहले ये होगा 16 दूना बट्टे 2 बटा 2, ये आएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, बिल्कुल सही। ऐसा सा क्वेश्चन एक मैंने कल परसों भी करवाया था शायद, तब आपने अगर ध्यान से पढ़ा होता ना तो ये क्वेश्चन कर लेते आप। अगला देखो बेटा क्या है, द एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी सेलेक्टेड बाई। भाई पूरी वर्कशीट जो है वो अगर आप सेलेक्ट करना चाहो एक्सेल के अंदर, तो आप किससे सेलेक्ट करोगे बताइए? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाओगे, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाओगे, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या आएगा इसमें, क्या आएगा? सर बागड़ी सर, ठीक है, यहां पर क्या आएगा बेटा? बिल्कुल देखो, पूरी वर्कशीट अगर सेलेक्ट करनी है तो यहां पर शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में स्पेस बार। अगला देखो बेटा क्या है, निम्नलिखित में से एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या है? देखिए अपना सूत्र यह है ABS -2 और ABS -3। बताइए, बताइए क्या आएगा इसमें? बेटा इसमें ना +5 नहीं, +5 तो है ही नहीं, देखो इसमें 5 आएगा। ABS पता है क्या करता है, अगर कोई भी संख्या है और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का चिन्ह हटा के ये इसको तो बना देगा 2, और फिर बीच में प्लस रहेगा, इसको बना देगा 3, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। यहां पर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ये योग करता है बेटा दोनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। बताइए, एमएस वर्ड होगा, एमएस पावर पॉइंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा? बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा? यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बी आएगा, पावर पॉइंट आएगा बेटा। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा आएगा? पावर पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल पावर पॉइंट आएगा। अगला देखो बेटा, इसमें क्या है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत विशेष इफेक्ट को कहते हैं। भैया आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, अब आप क्या करना चाहते हो? स्लाइड लेके आना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड होगी उसको आप प्रस्तुत करना चाहते हो, तो प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष इफेक्ट लगता है, वो इफेक्ट क्या कहलाता है बताइए? क्या उसको इफेक्ट कहते हैं, कस्टम एनिमेशन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं, प्रीसेट एनिमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? बताइए क्या कहते हैं? यहां पर मेरा आंसर आएगा बेटा, यहां पर मेरा आंसर आएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सुनो, एनिमेशन तो ऑब्जेक्ट पे लगता है, इसमें ट्रांजिशन आएगा। मतलब स्लाइड कैसे आएगी, स्लाइड को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो ट्रांजिशन के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है, स्लाइड की विभिन्न वस्तुओं पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप क्या पावर पॉइंट सुविधा देखेंगे? देखिए, अगर स्लाइड के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके ऊपर आपको इफेक्ट्स लगाने हैं, तो इफेक्ट लगाने के लिए आप किसका यूज करोगे बताओ? बताइए किसका उपयोग करेंगे? यहां पर जो ऑप्शन आता है ना बेटा, हाँ, यहां पर जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा स्लाइड के अंदर जो होता है गति के लिए। गति के लिए आप एनिमेशन लगाओ बेटा, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर आपको अगर किसी भी आपके ऊपर एनिमेशन लगाना है तो देखो, एनिमेशन ऑब्जेक्ट और एनिमेशन योजना, थोड़ा सा हिंदी का वर्ड है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारा, एनिमेशन योजना। वैसे इसमें ना बेटा प्रॉपर अगर मैं कहूं तो मोशन पाथ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होता है? देखो, सेव एज का वैसे तो शॉर्टकट F12 होता है, सेव एज के लिए शॉर्टकट F12 होता है, पर यहां पर एक ऑप्शन और होता है, बताइए एक और ऑप्शन होता है, सेव एज का एक और ऑप्शन होता है, नहीं वो होता है अल्ट प्लस में F2, अल्ट प्लस में F2। तो इसी के साथ में बेटा ये आज की हमारी जो एक प्रकार से क्विज थी वो बेटा यहां पर हमारी समाप्त होती है। ठीक है, इसी तरीके से रेगुलर जुड़ो आप और बढ़िया तरीके से पढ़ो। ये आपकी कितनी हो गई है? 2 अगस्त हो गई है ना? अब यार इसको कैसे सेव करें? चलो मैं SQL में सेव कर देता हूं इसको, 1 अगस्त। ठीक है, तो इसी तरीके से रेगुलर जुड़िए रहिए। और अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो सर आगे, मजा आ रहा है ना बेटा? अरे समझ में आ रहा है ना? समझ में आना जरूरी है। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, सबको बोला करो क्लास ज्वाइन करने के लिए, और उनको भी फायदा मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। कंप्यूटर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में कंप्यूटर आपके कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपको करना यह है, रेगुलर रहो, फ्री में बेटा इतना मटेरियल मिल रहा है आपको, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इससे बढ़िया और क्या होगा? हाँ, रिसोर्सेज की कमी हो तब नंबर नहीं आए, समझ में आता है, पर आपको हर चीज हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं बेटा, और इसके लिए कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है। तो इसका जितना आप फायदा उठा सकते हैं, ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ मैं बिल्कुल राजयोग बेटा, अभी मैं सर को बोल दूंगा कि पीडीएफ फाइल जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डलवा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। हम आपके जो सर हैं उनको बुलाता हूँ। हाँ बिल्कुल, चलिए आइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सभी?
हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार नमस्कार। ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ, हाँ पीडीएफ लगा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हो आप सभी भाई? चलो जी, अभी शुरुआत कर देते हैं। सर आप घर नहीं जाते क्या? अरे भैया छुट्टी दिलाते कहाँ हो तुम लोग? छुट्टी दिलाते नहीं हो, संडे की भी छुट्टी नहीं दिलाते हो। बताओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, घर बार हम भूले हुए हैं। आपको नौकरी दिलाने के लिए हमने घर बार छोड़ दिया है। चलो जी, और आप घर पे बैठ के आनंद ले रहे हैं। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक बार थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इसमें लगभग आज 30 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं, 30 तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे और लगभग 20-21 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी के हैं। तो लगभग आज का सेशन हमारा 50 क्वेश्चनों का होने वाला है। 30 पॉलिटी और 20 प्लस क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान ज्योग्राफी के हैं। और आप लोगों ने उत्तर दे भी दिया है। हाँ, स्टूडियो में रहता हूँ मैं तो भाई सुबह से लेकर शाम तक। हाँ भाई आ जाओ। महाधिवक्ता का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता जिसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, और एक होता है सॉलिसिटर जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल। दोनों में अंतर ये है, ये केंद्र में होता है और ये आपके होता है राज्य में। राज्य में महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी आपके कहां पर होते हैं? महान्यायवादी केंद्र में होते हैं। अनुच्छेद कहां पर? 76 में होते हैं। और महाधिवक्ता कहां पर होते हैं भैया? 164, 177, 165 या 176 में। तो राइट आंसर क्या चुना आप लोगों ने इसका? 165, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। 165 में आपके आता है, 165 में आता है महाधिवक्ता। 177 में ये जो महाधिवक्ता होता है, इसमें ये क्या कर सकता है? विधानसभा में जाकर के बोल सकता है और वहां की बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु एक चीज जो है वो मत नहीं दे सकता। ये हो गया 177। 164 में आपके मुख्यमंत्री वाला जो होता है सीएम, और सीएम के मुखिया के रूप में। और 76 में आपके होता है क्या? महान्यायवादी। तो ये राइट आंसर इसका क्या चुना आपने? अनुच्छेद 165 सही हो जाएगा। निम्नांकित में से राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। भाई कौन जो होगा? गुड इवनिंग भाई सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, फटाफट से बता दीजिएगा। 26 क्वेश्चन संख्या 2 के ऊपर, निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? बी बता दिया। बिल्कुल, यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि या कानून का सबसे बड़ा क्या होता है? सलाहकार होता है। बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता का पद है विनियामक और सांविधिक और संवैधानिक और संविधानेतर। हमारे महाधिवक्ता का जो पद है वो किस प्रकार का है? महाधिवक्ता का जो पद होता है वो क्या है? विनियामक है, सांविधिक है, संवैधानिक है या संविधानेतर है? भाई कौन सा होगा? किस प्रकार का उत्तर आप लोग चुन रहे हैं? ए, बी, सी, डी में से आपने क्या चुना? भाई फटाफट से चुन लीजिएगा। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर डी बताया है, एक ने सी बताया है। ओके भाई, चलो देखते हैं किस प्रकार का पद है, संवैधानिक है या सांविधिक है। बीकानेर से वीर बिग्गा फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, बीकानेर वाले भैया ने क्या बता दिया? सी। कुंभाव जी ने सी बताया है। और विद्यार्थी फटाफट से बता दीजिएगा भाई क्या बता रहे हो तुम लोग। ध्यान रखना, इसका पद जो है वो संवैधानिक है। इसका उल्लेख अगर संविधान के किसी आर्टिकल में हुआ है, देखिएगा भाई, अगर किसी संविधान के किस आर्टिकल में हुआ है तो ये पद कैसा हो जाएगा? संवैधानिक हो जाएगा। ध्यान रखना, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में हुआ है तो 165 का मतलब हो जाएगा संवैधानिक। संविधानेतर का मतलब होता है संविधान में हुआ तो है लेकिन संविधान बनने के बाद में हुआ है, बनने के बाद ना हुआ है। भाई इसका तो पहले हो गया था, जब संविधान बना था तभी। सांविधिक का और सांविधिक का मतलब होता है लगभग, सांविधिक का मतलब होता है ऐसा कोई विधानमंडल कानून बनाए, कानून बनाने के बाद में अगर बनता है तो वो सांविधिक की श्रेणी में आ सकता है।
विनियामक कोई पद नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और विधानसभा का अध्यक्ष। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है भाई, फटाफट से बता दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, बिल्कुल सही उत्तर आया है। सही उत्तर नहीं भैया, कुंभावत जी आज कहाँ तुम्हारा माथा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उत्तर गलत दे रहे हो आप लोग। राइट आंसर जो होगा इसका राज्यपाल होगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति भाई राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति क्यों करेगा, राष्ट्रपति तो इसकी करता है, किसकी करता है, महान्यायवादी की करता है। किसकी करता है भाई, महान्यायवादी की करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज्यपाल हो जाएगा। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि का अधिकारी होता है महान्यायवादी, लोकपाल, राज्यपाल और महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा कोई नहीं हो जाता है, देखिएगा जल्दबाजी में तो भैया कुछ भी हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो भैया यहां पर भी वही कानून लागू होता है जो कहां पर होता है। ओके भाई, डी बता रहे हो दिनेश नागर, नीलू डी बता रहे हो, कविता मेरे से ज्यादा तुम लोग एक्टिव रहते हो ऑनलाइन पे, ठीक है। जो विद्यार्थी सुबह भी ऑनलाइन रहते हैं बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक, तुम्हारी आंखें तो भी बिल्कुल लाल हो गई होंगी पढ़ के। चलो जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, 15-20 दिन की बात हो रहा है, फिर तो मजे मजे हैं। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ID दुआ, कमलकांत वर्मा, GC कासलीवाल और नरपतमल लोढ़ा। राजस्थान के भैया प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन रहे हैं भाई। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता आपने क्या चुना, जगदीश बिश्नोई जी ने भी चुना है। सर मेरे तो 4 आंखें हैं भैया, बिल्कुल सही बात है, 4 आंखें हम समझ गए हैं, बैटरी है, मतलब आपके दिमाग में बैटरी लग चुकी है। अच्छा, आई फ्लू भी आ रखा है, बिल्कुल सबके आ गया भाई, मेरे भी आया था लेकिन मेरे तो एक दिन में ठीक हो गया। सर जी कैप्टन आ गई क्लास की, हाँ ये कैप्टन है। कैप्टन कौन है, अच्छा कैप्टन नीलू ही है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा GC कासलीवाल, राइट आंसर हो जाएगा भाई GC कासलीवाल। सुमित्रा सैनी जी क्लास में जुड़ चुके हैं। GC कासलीवाल क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। इसके बाद में है एक और बता दूं आपको, वर्तमान कौन है भाई, वर्तमान कौन होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ वर्तमान कौन है। राजस्थान के वर्तमान जो हैं महाधिवक्ता कौन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, संसद और राज्यपाल। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। दिनेश, AK कुमावत, नीलू, सुरेश भाई फटाफट, और भी विद्यार्थी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं भैया, एक बार तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई खास बात है तो मैं आपको नोटिस देके बता दूंगा। चलो भाई, राइट आंसर आप लोगों ने क्या दे दिया है, ओके, इतना समय लग रहा है भैया, BD चल रहा है, मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है क्या यहाँ पे, जी मामला गड़बड़ हो सकता है। कुछ विद्यार्थी B बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी D भी बता रहे हैं। चलो मैं आप लोगों का उत्तर देखता हूं, वेट करता हूं आप लोग क्या दे रहे हैं इसका उत्तर, D, वेरी गुड। तो ध्यान रखना भाई, इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण जो होता है विधानमंडल नहीं करेगा, पहली बात तो ध्यान रखना, विधानमंडल नहीं करेगा, इसका जो है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ध्यान रखना भाई, विशेष रूप से आप इस प्रश्न का ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अधिकतर विद्यार्थियों ने विधानमंडल चुना था जो कि गलत था, अधिकतर विद्यार्थियों ने संसद चुना जो गलत था, जबकि इसका राइट आंसर क्या था, राज्यपाल। ओके, राइट आंसर क्या हो गया भैया, राज्यपाल, इसका क्या हो जाएगा। और अभी तक आपने बताया नहीं कि हमारे वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो भैया MS सिंघवी, वर्तमान में हमारे कौन है, MS सिंघवी जो है वर्तमान में क्या है भैया, वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता जो है वो कौन है, MS सिंघवी है भाई, ठीक है। राजस्थान के एडवोकेट जनरल के कार्यकाल की मुख्य पीठ कहाँ है और कब स्थापित की गई थी, जयपुर 1956, जोधपुर 1950, कोटा 1949, जोधपुर 1956। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और इसमें ये पूछा है कि भैया इसका जो कार्यालय है, कार्यालय मुख्य पीठ कहाँ पर है इसका, ठीक है भाई। इसका मुख्य पीठ जयपुर 56 में, जोधपुर 50 में, कोटा 49 में और जोधपुर जो है 1956 में। चलो कुछ विद्यार्थी B बता रहे हैं, कुछ A बता रहे हैं, कुछ मनोहर भीलवाड़ा वाले भैया जोधपुर बता रहे हैं, कविता जी D बता रहे हैं, शिल्पा शर्मा जी बता रहे हैं क्या B
जगदीश ए बता रहे हैं ओके ओके। जोधपुर वाले भैया देखते हैं किसका राइट होगा। जिन्होंने जोधपुर चुना है, अब विद्यार्थी जोधपुर जयपुर तो बता रहे हैं लेकिन समय नहीं बता रहे हो। चलो भैया समय मत बताओ, मैं बता देता हूं आपको। जोधपुर 1956 इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना भाई, जोधपुर 1956 ही इसका राइट आंसर होगा, 50 नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर 1956। और सेकंड ग्रेड का आया हुआ प्रश्न है, कार्यालय मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में है और 1956 में। वेरी गुड। राजस्थान महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है भाई? कौन सा कथन असत्य है? छांट लो भाई, कौन सा कथन असत्य छांटते हैं। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्य अवधि बैठक में भाग लेने व बोलने का अधिकार है। मैंने भी जस्ट बताया ही था आपको पीछे। ये राज्य सरकार का विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पद पर जो है पद क्या करता है? धारण करता है। तो राइट आंसर क्या बता रहे हो? फटाफट से बता दो मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 9 का उत्तर आप लोग क्या चुन रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आसान है, आपको आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भैया फिर मामला गड़बड़ जाला हो सकता है। सी बता रहे हो, ए भी बता रहे हो, पवन मीना ए बता रहे हैं, जगदीश भाई सी बता रहे हैं, कविता जी सी बता रहे हैं, और कोई बता रहा है भैया? और बताओ, बीकानेर वाले भैया सी बता रहे हैं, एक कुमाऊं सी बता रहे हैं। बिल्कुल, इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का नहीं होता है, इसका कार्यकाल जो होता है अनिश्चित होता है। ध्यान रखना भाई, इसका कार्यकाल ना 6 वर्ष का, ना 65 का, ना 5 वर्ष का, ना 62 का। ध्यान रखना, इसका कार्यकाल क्या होता है? अनिश्चित होता है। जब तक इसको राज्यपाल के प्रसाद इच्छा पर्यंत होता है तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। तो ध्यान रखना, इसका कार्यकाल अनिश्चित होगा, अनिश्चित, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और 177 में अभी मैंने आपको बताया था ना, ये बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है। राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार हैं। राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के और राज्य सरकार के। राजस्थान के जो एडवोकेट जनरल यानी कि महान्यायवादी जो महाधिवक्ता जो होता है वो किस प्रकार का है? कार्यकाल में गड़बड़ है। कोई बात नहीं, कार्यकाल में गड़बड़ है, इसी के कार्यकाल का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सेंटर में महान्यायवादी का ध्यान रखना है। सेंटर में महान्यायवादी का अनिश्चित होता है तो राज्य में महाधिवक्ता का अनिश्चित होता है। गांठ बांधकर सुन लो, ये दोनों जो वकील हैं, इन दोनों वकीलों का काम जो होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्योंकि वैसे भी ये सीनियर पर्सन होते हैं, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। भाई ये किसका सलाहकार होता है? एक विद्यार्थी का उत्तर आया है राजयोग क्रिएशन जो है, इसका उत्तर आया है राज्य के सलाहकार। शिल्पा जी डी बता रहे हैं, सुरेश डी बता रहे हैं, एक कुमार डी भैया जी सब लोगों ने डी को चुना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के सलाहकार। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। महाधिवक्ता के संबंध में सत्य कथन को छांटो भाई। सत्य वचन, सत्य कथन क्या है? उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। एक बात, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, उसे विधानमंडल में मत देने का अधिकार है, वह विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है तथा उसे विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी विधानमंडल की बैठकों में क्या लेता है भाई? भाग लेता है। चलो भाई, अब आप इसको चुनो और सही उत्तर क्या दे रहे हो? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं जिसकी वजह से आपको इसको लास्ट वाला ऑप्शन भी दिखाई दे जाए। चलो भाई, उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। बी क्या बता रहे हो भैया? इसका बताओ। क्वेश्चन संख्या 11 का बी बता रहे हो क्या? चलो भाई, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करना है ना। बिल्कुल आराम से सिलोली उत्तर देना है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ठीक है, कोई इनाम पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। राजयोग ने तो सभी सत्य कर दिए भैया। सभी के सभी क्या होते हैं? सत्य। सभी सत्य हैं क्या भाई? तुम लोग भी बता दो। अभी तक क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भैया फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक की संख्या कम दिखाई दे रही है। ओके भाई, एमटी का अधिकार तो नहीं है। ओके, सरकारी ऑप्शन तुक्का। चलो तुक्का भी देख लेते हैं भैया। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह उसमें योग्यताएं होनी चाहिए जो किसका होता है? न्यायालय का होता है। उसे विधानमंडल में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अरे मैंने अभी जस्ट ही कहा इसको मत देने का अधिकार नहीं है, यही तो छांटना था आपको। वह विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य होता है और सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त रखता है। वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी विधानसभा की बैठकों में क्या लेता है? भाग लेता है। तो भैया दो जो जहां पर है उसको उड़ा दो। सबसे पहले
तो एक और इसमें ऑप्शन उड़ेगा, एक और ऑप्शन उड़ेगा 4 नंबर का। 4 नंबर वाला क्यों उड़ा, एक बार देखते हैं। विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य हो सकता है तथा उसे विधानमंडल के सदस्यों के समान, जी बिल्कुल, इसके समान नहीं होता है भाई, ये नहीं होता है, इनके समान इसको विशेषाधिकार नहीं होंगे, क्योंकि ये केवल एमएलए के या मंत्री के ऊपर लागू होता है। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3। एक मिनट पंगा हो रहा है कुछ। ये तो सही है, ये भी सही है, एक तो ये गलत है और 4 वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ये भी सही है। 1, 3, 1, 2, 5 और 4 भी है, मतलब ये निकालो, सॉरी 3 वाला निकालो। हाँ भाई ये हो जाएगा, बी होगा भाई, बी होगा भाई, बी होगा, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, बी होगा, बी, ये इसका मतलब सही है। वह विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, उसे विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होता है, ये भी सही आ रहा है भाई इस ऑप्शन के अनुसार, तो ये भी सही बैठ रहा है। शायद मेरे को लग रहा है इसमें डाउट है, एक बार इसको आप देखते हैं, लास्ट में 11वें प्रश्न का उत्तर एक बार और चेक करेंगे, ये वाली लाइन, बाकी ये तो सारे के सारे सही हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंध में कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा राज्यों की उपयुक्त श्रेणी में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल को सम्मिलित किया गया था। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, या उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को कब इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें से दोनों में से कौन कौन सा राइट है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, और 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 और ना 2 दोनों सही है भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 1980 में किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था क्या, 70वां संविधान संशोधन 1992, आप लोग 2 बता रहे हो या 3 बता रहे हो। 70वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। 70वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है। 70वां संविधान संशोधन, इसलिए 2 तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, तो 1 ही क्या होगा भाई, इसका सही होगा भाई, ए होगा, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ये होगा। 70वां संविधान संशोधन जो था वो 1962 में हुआ है, 92 में नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा वाद भारत में वाक स्वतंत्रता विधानमंडल के विशेषाधिकारों से अंतर संबंधित है। सर्चलाइट वाद, केशव सिंह वाद और स्टेनिस वाद, केवल 1 और 2, 1, 2, 3 और 1, 3, इनमें से कौन सा वाद भारत स्वतंत्रता विधानमंडल के विशेषाधिकारों से अंतर संबंधित है। ओके भाई, राइट आंसर आपने क्या चुना इसका, तो भैया ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न शायद ग्रेड फर्स्ट का है। राजस्थान में ग्रेड फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। ये अपने आप में पॉलिटिकल जो मेन विषय है वहां से उठाया गया प्रश्न है, राजस्थान की पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और कुछ इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भी है। तो इसमें सर्चलाइट और केशव सिंह जो वाद है 1 और 2, ये 2 वाद जो हैं वो विधानमंडल के विशेषाधिकारों से अंतर संबंधित हैं। तो ध्यान रखना भाई, सर्चलाइट वाद और केशव सिंह जो वाद होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विधान परिषद की सीटें हैं और एक तरफ कुल सीटें हैं। तेलंगाना के लिए 40, आंध्र प्रदेश के लिए 52, महाराष्ट्र के लिए 78 और बिहार के लिए कितना है, 75। हाँ भाई बता दीजिएगा कौन सा इसमें मैच नहीं हो रहा है। आपको इसमें से उसको छांटना है जो क्या नहीं हो रहा है। पहली बार नहीं आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपसे इस बात का पहले से भी मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि मैं सारे प्रश्न वो ही ला रहा हूं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। हो सकता है मैंने उत्तर उसका गलत पढ़ लिया हो, क्योंकि हो सकता है उसमें रीजनेबल कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने भी इनको गूगल किया है या किसी प्रकार से किसी बुक की सहायता ली है। लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तेलंगाना 40, आंध्र प्रदेश 52, महाराष्ट्र 78 और बिहार 75, क्योंकि 2 आंसर की आती है
आरपीएससी 2 आंसर की जारी करती है। आरपीएससी जो फर्स्ट आंसर की जारी करती है उसको तो बोलते हैं मॉडल आंसर की। तो कई बार मॉडल आंसर की अलग होती है और फाइनल आंसर की अलग होती है। तो कई बार प्रश्नों का उत्तर हमारे द्वारा नहीं होता है चेंज, ये वहां पर जो साइट होती है उसके ऊपर अगर हमने मॉडल आंसर की मानी है तो ये फाइनल आंसर की नहीं होती है। फाइनल आंसर की रिजल्ट आने के बाद में जारी करता है आरपीएससी। जैसे सेकंड ग्रेड की कल आंसर की आई है, आपत्ति मांगी है, आपत्ति मांगने के बाद में फाइनल आंसर की और आएगी, या तो प्रश्न डिलीट होता है या फिर उसको दूसरा उत्तर चेंज करके मान्य कर दिया जाता है। हाँ, क्लास चल रही है, आवाज आ रही है इन विद्यार्थियों को, देखो यहां तक भी पकड़ है। तो भैया ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का 52 नहीं होगा, आंध्र प्रदेश का कितना है 58 है, इसलिए ये गलत है। तेलंगाना का 40 है, महाराष्ट्र का 78 है और बिहार का। मैं एक बात और आपको बता देता हूं, ये एग्जाम में बहुत बार एक प्रश्न आता है सीटों को लेकर के। तो आपको कोशिश ये करनी है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटें और विधान परिषद की सीटें, भाई ये सीटें आपको, मुझे पता है कि इतनी याद करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन जिस रूम में आप स्टडी करते हैं भैया दोनों को चिपका दो। क्योंकि एक प्रश्न अगर आपका ये ठीक हो गया, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि कौन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो दोनों को अपने टेबल के सामने चिपका दीजिएगा। क्योंकि एक प्रश्न रोज आप उसको देखोगे तो क्या पता आंकड़ा दिमाग में बैठ ही जाए। निम्नांकित में से किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य केंद्र सरकार 3 ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवा में नहीं है? राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के रूप में नाम निर्देशित कर सकती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुदुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा। ये शायद आरएस का प्रश्न है, ये आरएस का प्रश्न है, आरएस में आया हुआ प्रश्न है, आरएस प्रीलिम्स में। और इसमें से ऐसे पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 ऐसे व्यक्तियों को सेवा में नहीं है लेकिन उनके नाम निर्देशित कर सकती है हमारी सरकार। देखो भाई, ट्रिक तो कोई चीज होती नहीं है, मैं सीधी बात कहता हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं तो मुझे पता है कि याद करने के लिए कोई इसका उपाय नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ये तो आप दिन में 2-4 बार इसको देखोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए। ऐसे तो भाई कोई शॉर्ट तरीका तो इसका है ही नहीं। और एग्जाम में अगर मैं भी एग्जाम हॉल में बैठता हूं तो फिर भैया वहां पे अपना कैलकुलेशन कई बार ठीक भी हो जाता है और कई बार ठीक भी नहीं होता है। कई बार एक आध ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो हमें आ जाते हैं, तब तो ठीक बैठ जाएगा, और एक भी नहीं आ रहा तो फिर भैया उस प्रश्न को तो ड्रॉप करने में ही फायदा है, इससे अच्छा गलत हो। तो ऐसा इसका राइट आंसर होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी में केंद्र सरकार 3 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित सेवा में कर सकती है जिनके नाम निर्देशन के लिए विधानसभा को भिजवा सकती है। तो ये पांडिचेरी के लिए है भाई, विशेष ध्यान रखना। ओके, बड़ा देख के उत्तर कई बार नहीं देना चाहिए। निम्नांकित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध सांविधिक कानून है, संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च हैं। यानी कि भाग 3 मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये 2 ऐसे अमेंडमेंट हैं या 2 ऐसे आर्टिकल हैं। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद एक तो है 105(3) और एक है अनुच्छेद 194(3). ये दोनों ऐसे सांविधिक कानून है, यानी कि ये बाद में बने हैं किसी विधि मंडल के द्वारा, है ना, विधि के द्वारा कानून बने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसने क्या चुना? एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हावाद, तेजकरण जैन बनाम एन संजीव रेड्डीवाद, सुरेश बनर्जी बनाम पुनीत गोयलाबाद, राज नारायण सिंह बनाम आत्माराम गोविंद खैरबाद। इसमें से क्या उत्तर चुन रहे हो भाई आप लोग? इसका राइट आंसर ध्यान रखना होगा तेज किरण जैन बनाम संजीव रेड्डीवाद। तेज किरण जैन बनाम संजीव रेड्डीवाद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है? ये बिल्कुल गजेंद्र सिंह अभी बहुत चर्चा में रहते हैं और इनको राजस्थान की तरफ से केंद्र में भेजा गया है और वर्तमान में ये केंद्रीय मंत्री हैं। ये कौन से मंत्रालय के हैं? कृषि और किसान मंत्रालय के, संसदीय कार्य व अन्य मंत्रालय के, जल शक्ति मंत्रालय के, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के। भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संबंध जो है वो किससे है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संबंध किससे है? गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत चर्चा में रहते हैं भाई, फटाफट से बता दो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संबंध किससे है?
मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, बिल्कुल जल शक्ति मंत्रालय है ना, जल संसाधन मंत्रालय का आजकल नाम क्या कर दिया, जल शक्ति मंत्रालय। पहले इसका नाम हुआ करता जल पर्यावरण मंत्रालय के नाम के साथ में आता था, आजकल इसको जल शक्ति मंत्रालय के नाम से, बिल्कुल राइट आंसर बताया, बिल्कुल सी इसका राइट हो जाएगा। स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व में कौन प्रमाणित करता है? उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव और मुख्यमंत्री। स्पीकर विधानसभा की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजने से पूर्व, राज्यपाल अगर नहीं हो तो इससे पूर्व में कौन प्रमाणित कर सकता है? राइट आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। पिछला बिल्कुल सही बताया। अब आ जाओ भैया, स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह पर राज्यपाल को जो बिल भिजवाया जाएगा उसमें उपाध्यक्ष की अनुमति होगी, सचिवालय के सचिव की होगी, संसदीय सचिव की होगी या मुख्यमंत्री की होगी? चलो भाई फटाफट से बता दो। ए बी क्या बता रहे हो? कौन से सचिव? दो सचिव हैं, सचिवालय का सचिव और संसदीय सचिव। ओके, ए बी सी भैया मामला ऊपर नीचे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते भैया। इसका राइट आंसर अब सुन लो, लंबा, सबसे लंबा वाला अब सुन लो। जब आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, जब आसपास में कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर भैया लंबे को चुन लेना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सबसे लंबे वाला है, विधानसभा सचिवालय का सचिव। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति और आचरण समिति। किस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत कौन करता है? कौन समय नियत करता है? हाँ, कई बार मैंने कहा, कई बार तुक्का लग जाता है लेकिन हर बार नहीं लगता। जैसे हम कहते हैं ना, सोमती मावस हर बार नहीं आती भैया, सोमती मावस बहुत कम आती है। तो 18 का क्या बता दिया? 18 नहीं भैया, 19 पे आ जाओ सुरेश भाई। अब आ जाओ, आप किस पे आ जाओ? उपाध्यक्ष नहीं होगा, सचिव होगा। नियम समिति भैया किसकी बात चल रहा है? समय की बात चल रहा है। तो समय कौन नियत करता है? नियम विशेषाधिकार समिति। तो भैया कार्य सलाहकार समिति, कार्य सलाहकार जो समिति होती है वो इसको तय करती है। तो सी इसका राइट होगा भैया, सी होगा। कार्य सलाहकार समिति इसका समय क्या करती है? निर्धारित करती है। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अनुच्छेद 178 के अनुसार निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, मनोनीत नॉमिनेट होता है, चयनित चूज वाला होता है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट वाला होता है। अब अनाज जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसका क्या होता है? इलेक्शन होता है, नॉमिनेट होता है, उसको चूज यानी चयन किया जाता है या उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है? हाँ भाई, चलो भाई, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत बार चर्चा भी इसकी कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार विधानसभा अध्यक्ष का किस प्रकार से पद जो होता है वो वहाँ पर पूछता है, चुनाव के माध्यम से या निर्वाचन के माध्यम से या मनोनीत के माध्यम से। तो भैया ये चयनित होता है। ये क्या होता है? चयनित होता है। और अक्सर कौन चयनित करता है इसको? अक्सर चयनित कहाँ से होता है? जिसकी राज्य में सरकार होती है। सरकार में से एक व्यक्ति जो सरकार का सबसे पसंदीदा व्यक्ति हो, जो सरकार की हर बात को समझता हो, सरकार के पक्ष में बातें करता हो और जिसे विधानसभा नियम का थोड़ा सा नॉलेज हो, जैसे वर्तमान में सीपी जोशी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हुए थे? तो भैया किसके मंडल में शामिल हुए थे? ध्यान रखना, 70वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन, 54वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन। पांडिचेरी विधानसभा जो था उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये पहली बार कब शामिल हुए थे? क्योंकि आपको पता है हमारे देश में एक तो आपके पुदुचेरी और एक आपके आता है पुदुचेरी, एक दिल्ली, और वर्तमान में एक और जुड़ गया आपके जम्मू एंड कश्मीर, एक जुड़ गया जम्मू कश्मीर। ये तीन ऐसे यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर किसका प्रावधान है? जहां पर विधानमंडल का क्या है? प्रावधान है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का कोई प्रावधान नहीं है। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन जो था, इसका राइट आंसर होगा 70वां संविधान होगा भैया, सी नहीं होगा। रे भैया 54 कहाँ लेके आ रहे हो भैया? 70वां संविधान संशोधन होगा, ये इसका बिल्कुल नीलू ने सही कहा, ए इसका राइट आंसर होगा।
किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? ये प्रश्न हमने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। 67 में, 72 में, 77 में और 80 में किस वर्ष में संख्या बढ़कर के 200 हो गई थी? कितनी संख्या से बढ़ी थी? 84 सीटों से बढ़कर के कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। और इसका राइट आंसर आप क्या बता रहे हो? 72, 67, 80 में कहां पर हुआ है भैया? सी जिन्होंने दिया है, सी जिनका आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। 1977 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। 1977 जो हो जाएगा इसका राइट। ओके भैया। और कौन सी विधानसभा थी ये? 6ठी विधानसभा के भीतर हुआ था, है ना भाई। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में कहां पर हुआ? सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल, हवा महल और विधानसभा भवन। अशोक गहलोत जी का शपथ ग्रहण समारोह जो था, हाँ, शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में कहां पर आयोजित होता है? सिटी पैलेस में, अल्बर्ट हॉल में, हवा महल में और विधानसभा भवन में। चलो भैया, यहाँ क्लास किसकी चल रही है? भैया ये क्लास सभी एग्जामों के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो भैया अभी तो हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की तो कोई एग्जाम ऐसी नहीं होगी जिसमें राजस्थान पॉलिटी नहीं आती हो। तो भैया ये नॉवॉक हमारे की कौन से वाले खिलाड़ी होते हैं? बैडमिंटन के होते हैं कि D80? अरे भैया विधान भवन में शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है भैया। अरे भैया यहाँ पर नहीं होता है, ये अल्बर्ट हॉल जयपुर में हुआ है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में होता है भैया, ध्यान रखना। अल्बर्ट हॉल के पास में जो खाली जगह पड़ी रहती है, सड़क पर तंबू लगा दिया जाता है और फिर राज्यपाल को बुलाया जाता है और पड़ोसी अड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है कि भैया गहलोत जी मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ समारोह में पूछो। और दूसरे जो राजस्थान के पिछले सीएम होते, जैसे पिछली बार वसुंधरा जी थी तो वो भी यहाँ पे आए थे। तो भैया ये अल्बर्ट हॉल जो आपने अगर देखा हो, अल्बर्ट हॉल इस प्रकार से बना हुआ है। ये रहा अल्बर्ट हॉल आपका, ठीक है। इसके चारों तरफ सर्किल है। एक रास्ता जाता है खरबूजा मंडी की तरफ, खरबूजा मंडी की तरफ जाता है। खरबूजा मंडी आपके आती है किस तरफ में? सेंट्रल जेल की तरफ। वो ये रास्ता जाता है किस तरफ? ये रास्ता जाता है इधर SMS हॉस्पिटल है, नाम तो सुना होगा। इधर SMS हॉस्पिटल है, इधर जो है कौन सी कॉलेज है? इधर जो है महाराजा कॉलेज है। आगे चलते हैं तो ये रोड जाती है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाती है। ये जो सड़क मार्ग है ये जाता है आपके कौन से गेट की तरफ? ये जाता है चौड़ा रास्ता की तरफ, चौड़ा रास्ता है उस तरफ जाता है। और ये जो वाला रास्ता है यहाँ पे प्रॉपर रास्ता है नहीं, यहाँ से इस प्रकार से एक और रास्ता जाता है। तो ये रास्ता भैया सीधा जो एक महाराजा स्कूल है उस तरफ जाता है। तो यहाँ पर भैया सड़क पर लगाया जाता है तंबू, यहाँ पर किया जाता है प्रोग्राम। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वसुंधरा राजे जी हैं, कालीचरण सराफ हैं, गुलाब चंद कटारिया हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में राजस्थान की 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो भैया 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? नहीं थे। अब यहाँ पे है नहीं है, क्या हो जाएगा? थे। तो भैया थे कौन? तो हमने कल भी चर्चा की थी, गुलाब चंद कटारिया जी थे। लेकिन अब भैया इनको असम राज्य का क्या बना दिया है? इनको असम राज्य का क्या बना दिया है भाई? राज्यपाल बना दिया है। इनको असम राज्य का क्या बना दिया है? राज्यपाल बना दिया है। इसलिए असम राज्य का राज्यपाल बनाने के बाद में ये कहाँ चले गए हैं राज्यपाल के रूप में? हाँ, ये तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजेंद्र राठौड़ हैं। अब कौन बन गए हैं? अब राजेंद्र राठौड़ साहब को बना दिया गया है। राजस्थान 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना था? अब आपको यह पता होना चाहिए 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी। जब जाके आप इसका अंतर निकाल पाओगे। 28 सीटों का अंतर, 26 का, 24 का और 21 का, कितनी सीटों का अंतर रहा था? सर जी अब की बार मैं भी जाऊंगी, बिल्कुल जाना भैया। टेनिस खिलाड़ी हैं क्या? अच्छा, टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं भैया। ओके, आप उत्तर दे रहे हो। नारायण जी क्या उत्तर दे रहे हो आप लोग? डी बता रहे हो। 21 सीटों का अंतर था क्या? ओके भैया, राइट आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूं क्या होता है।
99 सीटें तो जीती थी भैया कांग्रेस ने और 73 सीटें जीती थी बीजेपी ने। अब इसमें से अंतर निकाल लो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6 और 9 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा 2। क्या ऑप्शन में 26 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है भैया 26। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया 26। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया 26 होगा। अरे भाई लालो 26 होगा। आया हुआ प्रश्न है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। अब की बार जो चुनाव होंगे, अब की बार जो 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे, तो सबसे पहले ये अंतर भी निकाल लेना भाई, बड़ी बड़ी पार्टियों का अंतर तो निकाल ही लेना। 15वें विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक लेखा दल। और एक और राजस्थान में एक अंधविश्वास है या फिर ये राजस्थान में एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, राजस्थान में एक ट्रेंडिंग चला हुआ है कि भैया हर बार 199 सीटों पर ही चुनाव होता है। 200 सीटों के लिए प्रत्याशी खड़े होते हैं। एक प्रत्याशी जो होता है वो क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है या किसी भी कारण से वो एक प्रकार से भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से 199 सीटों पर ही चुनाव चल रहा है। पिछले 2, 3, 4 विधानसभाओं में ये ट्रेंड चल रहा है ना। तो भैया ये क्या चल रहा है, इसका तो कोई इलाज ये देखना पड़ेगा, कोई तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो इसमें से एक प्रत्याशी का निधन हो गया था बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से निधन हो गया था। और फिर भैया 7 दिन के भीतर भीतर नया प्रत्याशी खड़ा करना होता है और अगला चुनाव करवाया जाता है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो इसकी वर्तमान में अध्यक्षा कौन है, सुश्री मायावती जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्षा है। इसको क्या करना है, राजनीतिक दल है और नेता है, इस पार्टी को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? सी राजगोपालाचारी, AK गोपालन, आचार्य नरेंद्र देव। ये कौन कौन सी पार्टियों से इनका संबंध रहा हुआ है भैया, फटाफट से बता दीजिएगा, कौन कौन सी पार्टियों से इनका संबंध रहा हुआ है? चलो भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी से थे, बिल्कुल भारतीय जनसंघ। सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र पार्टी, AK गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आचार्य नरेंद्र देव जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंध है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है ख के बाद में ग के बाद में फिर ग और उसके बाद में लास्ट में क। तो आप लोग इसका उत्तर बी चुने हो क्या? बी इसका राइट आंसर होगा भाई, बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा राजस्थान भूगोल के प्रश्न आ चुके हैं। भूगोल विषय में आपकी पकड़ कैसी है इसको भी हम नोटिफाई कर लेते हैं। हाँ भाई, राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूड और लॉन्ग लैटिट्यूड वाला जो विस्तार है, इसको आपको छांटना है। और इसमें से आप क्या उत्तर दे रहे हैं भैया, फटाफट से बता दो। सरदार जी उत्तर दिए 28 का ए बता रहे हैं। हाँ भैया, नई बोतलें बीत गई भैया, पुरानी बोतल बची है बस अब। तो इसमें सबसे पहले पूर्व पश्चिम का निकालना है। सबसे पहले पूर्व पश्चिम का निकालेंगे तो पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है? ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। हाँ भैया, ये कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो सबसे पहले इसका अंतर निकालो, कितना आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 78 में से 69 माइनस करो भाई, कितना आता है, एक तो ये निकालना है। दूसरा आप लोग क्या निकालोगे, दूसरा ये निकालोगे उत्तर दक्षिण का, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ का कितना है, तो आपके साउथ में जहां से स्टार्ट होता है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। चलो भाई निकालो, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इसका इधर का अंतर कितना है और इधर का अंतर जो है कितना है। अब निकालो, मैंने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब आंकड़े तो भैया आप ही करोगे कैलकुलेट, क्योंकि मैंने तो आपके सामने आंकड़े रख दिए हैं। मैंने आंकड़े रख दिए हैं। विद्यार्थी बी बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी सी बता रहे हैं। सरदार जी संस्कृत विभाग की वैकेंसी, देखो भाई मुझे अभी इसके बारे में, पॉलिटी में कौन सा टॉपिक होगा, पॉलिटी में जो भी आगे का देख लेना, विधानमंडल और विधानमंडल के आगे जो बचे हुए हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है भाई, इसको आपने नोटिफाई कर दिया। इसका राइट उत्तर क्या आया है भाई, चलो जी, इसका राइट उत्तर 18 डिग्री 47
और 7 डिग्री 9 मिनट। इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो भैया यही इसका राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल जिन्होंने बी बताया इसका राइट आंसर होगा भैया, क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। अब बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक वर्ग क्षेत्र में कौन सा वर्ग किलोमीटर है? यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल छांटना है और राजस्थान की स्थिति और विस्तार छांटना है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया है मैंने आपको कि राजस्थान का जो है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो एक तरफ ये भी छांटना है आपको, क्या? 3,42,239, 3,42,239 ये भी सही है, 3,42,245 ये तो गलत है, 3,42,241 ये भी गलत है, 3,42,243 ये भी गलत है। तो भैया यहां से ही शायद इसका उत्तर मिल गया होगा, यहां से ही आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। ए भैया बिल्कुल ए ही सही होगा। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होता है। कई बार कॉमन सेंस का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आंकड़ा जब ऊपर नीचे हो जाता है तो भैया हो ही जाता है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ये तो भैया लल्लन टॉप है, आंख बंद करके उत्तर दे दो, करक मक्कर इनमें से कोई भी नहीं। राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है भाई? कौन सी रेखा गुजरती है यहां से होकर के? यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से भाई, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, करक रेखा। और मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो भैया इसका राइट उत्तर आप लोग फटाफट से दे दीजिएगा। राजस्थान जो है वो कहां पर है? राजस्थान यहां पर है। तो 4 दिशा बना लो और 4 दिशा बनने के बाद में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसमें ही तो है, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। तो इसका भी आपने उत्तर दे दिया, उत्तर पश्चिम, ये भी लो आपका उत्तर सही हो गया। आगे बात करेंगे, करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। राजस्थान के कौन से जिले से होकर करक रेखा गुजर रही भैया? चलो जी, इनका तो उत्तर आप देने में मुझे लग रहा है संकोच नहीं आएगा। बांसवाड़ा आपने दे दिया होगा मेरे हिसाब से, सी बिल्कुल। पंचायती राज भी पढ़ाएंगे, आयोग भी पढ़ाएंगे और भी जो है न्यायपालिका है वो भी पढ़ाएंगे। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1020, 1070, 1050 और 1010। राजस्थान की जो रेड क्लिप सीमा है, रेड क्लिप की भैया कुल कितनी लंबाई है? रेड क्लिप की कुल लंबाई कितनी है? जो 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी, इसकी लंबाई कितनी है भैया? 1070 है क्या? बिल्कुल राइट उत्तर आ गया, बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हो, बहुत अच्छा है भाई। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है? कौन से जिले की सीमा एमपी के साथ जुड़ी हुई है? एमपी के साथ कौन से की जुड़ी हुई भैया? डूंगरपुर की, झालावाड़ की, भरतपुर की और सिरोही की। राजस्थान के साथ 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ लगे हुए हैं और राजस्थान के भी 10 जिले एमपी के साथ लगे हुए हैं। दोनों की तरफ से 10-10 जिले लगे हुए हैं। और इनमें से कौन सा उत्तर आप सुन रहे हो भैया? ओके, फटाफट से बता दीजिएगा। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ बी। ओके, झालावाड़ बिल्कुल सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़। डूंगरपुर की नहीं लगेगी, गुजरात के साथ लगती है। भरतपुर की जो लगती है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सिरोही की जो है गुजरात के साथ लगती है। ओके, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर और प्रतापगढ़ की। इनमें से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ नहीं लगती है भाई? गुजरात के साथ 35 का डी बता रहे हो, बिल्कुल राइट। प्रतापगढ़ की सीमा नहीं लगती, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर तीनों की लगती है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला बारां, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़। सीईटी में एक भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं गुरुजी 122 है भैया, 122। अब मैं क्या नहीं बता सकता, अब रिजल्ट आने दो, आपका स्कोर राज्य सरकार तय करेगी। मेरे हिसाब से तो भैया मैंने तो सबको पास कर दिया है, मेरे हिसाब से तो सब क्वालिफाई हैं, ठीक है। और अगली बार जिनके कम स्कोर भैया सीईटी की तैयारी अभी से कर लेना। 36 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे छोटा धौलपुर है। किस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जोधपुर से, जैसलमेर से, धौलपुर से और नागौर से। भाई कहाँ से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है? चलो भाई आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? क्वेश्चन संख्या 37 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन संख्या 37 पे आ जाओ। जैसलमेर बता रहे हो, बी बता रहे हो,
सीईटी मैंने दिया नहीं, बोली ने हमारी सीईटी दिया नहीं। अब बोली जी तुम्हारा क्या करें, सीईटी नहीं दिया तो भैया अगली बार के लिए तैयारी करो, जल्दी सीईटी भी आने वाली है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर में से राइट आंसर जैसलमेर, क्योंकि आप लोगों को इतना सा पता होना चाहिए, इतना सा पता होना चाहिए कि हमारी ये वाली जो रेखा है 69 डिग्री 30 मिनट है। अब 69 के बाद में अगला ऑप्शन क्या आएगा 70, फिर इसके बाद में 71, ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, चलते चलते यहाँ पर पूछना है कहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट पे यहाँ पे पूछ लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है जैसलमेर सही बैठेगा। राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है, 7, 6, 5 और 4। हाँ भाई, ओके भाई, फटाफट से बता दो राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। राजस्थान में कितने संभाग है 7, लेकिन भैया गहलोत जी ने कितने नए बना दिए, गहलोत जी ने कितने संभाग और घोषणा कर दी है। अब राजस्थान में कितने संभाग और बनेंगे, अब राजस्थान में कितने संभाग और बनेंगे। ओके, स्कूल लेक्चरर बनोगे, बहुत बहुत बधाई हो भोली देवी। किस सब्जेक्ट से बोली, बोली जी किस सब्जेक्ट से हो आप स्कूल लेक्चरर के लिए, जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर भैया 3 और बनेंगे, एक तो सीकर बनेगा, एक बांसवाड़ा बनेगा, और एक और कौन सा था भैया, पाली वाली था क्या, एक और बताओ भैया। सीकर, बांसवाड़ा, एक और बताया था गहलोत साहब जी ने, कौन सा बताया था, तो 10 हो जाएंगे। एक और बताओ कौन सा जिला था, मुझे याद नहीं आ रहा भाई। राजस्थान का धातु नगर है भरतपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर। राजस्थान का धातु नगर किसको कहा जाता है भाई, फटाफट से बता दीजिएगा। राजस्थान का धातु नगर किसको कहा जाता है, पाली था क्या, सुरेश बागड़ा जी पाली बता रहे हैं, तो क्या मेरे हिसाब से शायद नहीं, नागौर तो अरे भैया किसका बता रहे हो, पाली, नागौर, कोटा। कोटा तो ऑलरेडी संभाग है मेरे भाई, कोटा। अच्छा, ओके भैया, नागौर को धातु नगर कहा जाता है। नागौर में लोहे युगीन और ताम्र युगीन सभ्यताओं के क्या मिला है, अवशेष मिले हैं, इसलिए नागौर को धातु नगर के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, शायद इसका उत्तर तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सुन लो भाई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा, यदि यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। 20,744, 22,744, 24,744 और 27,244। अब भैया आपको चाहे इस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है इस शब्दावली से। हालांकि अगर आप बीकानेर का डायरेक्ट अगर आपको क्षेत्रफल हो तो भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल आंकड़ा है। वैसे अगर आप निकालो तो 3,42,239 का 239 का कितना परसेंट निकालो, 7.96% निकालो तो भी आंकड़ा वही निकलेगा। और एक्चुअल में बीकानेर का आंकड़ा उतना ही है जहां पर यहां पे एक्चुअल में दिया हुआ है। भैया राइट आंसर होगा 27,244, बिल्कुल सही उत्तर आया है एक विद्यार्थी का डी योगेंद्र सिंह धाकड़ ने बिल्कुल सही उत्तर बताया, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है, बांसवाड़ा की, सिरोही की, बाड़मेर की और प्रतापगढ़ की। कौन सी सीमा रेखा सबसे कम लगती है भाई, समझा देंगे, भोली जी को समझा देंगे, टेंशन मत लो। नाम भोली इसका, लेकिन काम बड़े गजब के करती है। चलो भाई, राइट आंसर 42 का सी, सबसे कम सीमा सिरोही के साथ बता रहा है एक विद्यार्थी। सुरेश बागड़ा जी सी बता रहे हैं, कविता जी ए बता रहे हैं, और एक साहब जो है थावरचंद मीणा जी सी बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह सर सीटी में कितने प्रतिशत वाले तैयारी करें, भैया अभी तक तो रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो 100% ही करो। अभी तक तो भैया रिजल्ट नहीं आता है तब तक 100% करो, बाकी होगा जो देखा जाएगा। जो आपका भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता, जो है वो आ जाएगा, और नहीं है तो भैया आया हुआ चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर भैया बाड़मेर होगा रे भाई, बाड़मेर होगा इसका राइट आंसर, बाड़मेर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाड़मेर की कुछ सीमा लगती है, बाकी सिरोही का तो कंप्लीट ही लगता है, बांसवाड़ा जो है आधा लगता है और प्रतापगढ़ लगता नहीं है, तो सबसे कम सीमा इसकी बाड़मेर की होगी भाई, बाड़मेर का होगा बिल्कुल। पार्ट सबसे कम लगती है, यहां पर ऐसे नहीं पूछ रहा है नहीं लगती है, सबसे कम पूछा है।
भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो स्थानीय समय क्या होगा? भैया इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आप लोग इसका कैलकुलेशन करो, तब तक मैं भी आपको इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे निकालेंगे। इस प्रश्न का ओके कोई बात नहीं, गुस्सा उस्सा नहीं करना भाई, अच्छे बच्चे हो, सच्चे बच्चे हो दिल के, तो गुस्सा नहीं करना है। अपने सभी छोटे भाई बहन हैं, सबको सबसे छोटा बन के रहो, फायदे में रहोगे। चलो भाई बी उत्तर दे दिया, राइट आंसर। चलो जी, अब मैं इसको आपको निकालना बता देता हूं, कैसे निकालते हैं, इसी पेज में निकाल लेता हूं। चलो भाई, इसने क्या बताया? भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ये क्या है? भारत का मानक समय है, राइट। और मानक समय पर कितने बजे हुए हैं? 6:15 हैं। मानक समय पर कितना टाइम है? 6:15 है। तो इन्होंने कहा 23 डिग्री 45 मिनट। इसमें अक्षांश जो होता है वो काम नहीं आता है, कभी भी समय के लिए अक्षांश काम नहीं आता है, केवल और केवल देशांतर ही काम आता है। तो देशांतर कितना है हमारा? 74-25 है। तो ये वाला देशांतर 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, इसको इसमें से घटा लेना है। तो 30 डिग्री में से 25 डिग्री गए तो कितने बचे? 5 डिग्री बचे, 5 मिनट बचे। और 82 डिग्री में से 74 डिग्री गए तो कितने बचे? 6 तो वो बच गए और 8 डिग्री ये बचे, 8 डिग्री और 5 मिनट बचे। अब आपको ये तो पता है ना कि भैया 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 4 मिनट लगता है, तो आप कैसे निकालोगे भाई? देखो 8 डिग्री गुणा 4, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? ये तो क्या हो गई? 32। तो आपके पास में क्या आ गई? मिनट आ गई। टोटल मिनट कितनी आ गई? 32 मिनट आ गई। फिर हमारे पास में 5 क्या बच रहा था? 5 हमारे पास में क्या बच रहा था? मिनट बच रहा था। इसको भी आप किससे गुणा कर लो? 5 मिनट को भी आप 4 से गुणा कर लो, तो 5 चौक का 20। 20 हमारे पास में क्या आ गई भाई? 20 हमारे पास में क्या आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। 20 हमारे पास में क्या आ जाएगी? सेकंड। तो 32 मिनट और 20 सेकंड आ गया है, 32 मिनट 20 सेकंड आ गया है। अब यहां पर क्या बता रहा है कि भैया समय कितना था? 6:15। अब 6:15 है। अब आप इस प्रकार से एक मैप में इसको और समझो। ये मान लीजिएगा भारत का मैप है, भारत का ही बनाते हैं। भारत के मैप में हम इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से? तो भारत के मैप में आपको यह पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री जो रेखा है, 82.5 डिग्री जो रेखा है, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? यूपी, जिसे आजकल प्रयागराज कहते हैं, ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये रहा कितना? 82.5। अब इससे भी आगे का कितना होगा? इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पे तो संख्या में बढ़ोतरी होगी, यानी कि ये 180 डिग्री की तरफ चलेगा। इधर आएंगे तो संख्या क्या होगी? कम होगी। तो इधर कितना बता रहा है? मान लीजिएगा ये यहाँ पर बता रहा है, और यहाँ पर कितना है? 74 डिग्री 25 है। तो हमने इसमें से ये तो माइनस निकाल लिया, और ये कितना आ गया? माइनस निकालने के बाद में समय का अंतराल कितना आ रहा है? 32 मिनट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 6:15। अब 6:15 है, तो भैया अब इसमें से क्या करोगे आप लोग? बाकी के निकालोगे। कैसे निकालोगे? 6:15 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 14, और ये लिख सकता हूँ मैं 60, यानी कि 60 सेकंड लिख सकता हूँ मैं, 14 मिनट लिख सकता हूँ मैं, और 6 बजे लिख सकता हूं मैं। यही चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है। 6:15 को मैंने क्या लिख दिया है? 6:14 60 सेकंड। तो बात तो वही होगी, 6:15 हो रहे हैं, चाहे आप इसको यूं कह दो 6:14 60 सेकंड, ये भी आप इसको कह सकते हो। इसके बाद में आप इसमें से क्या करोगे? 32 मिनट और 20 सेकंड क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो 32 सेकंड तो आपको यहां से घटाना है, सॉरी 20 सेकंड तो आपको यहां से घटाना है, और 32 सेकंड जो है आपको यहां से घटाना है। तो भैया घटाओ, 60 में से 20 गए तो कितने बचे? 40 सेकंड बचे हैं, है ना। और 14 में से 32 नहीं जाते हैं, तो हम इधर से क्या लेंगे? उधार लेंगे। इधर से हमने हासिल उधार लिया कितना? 60 मिनट। क्या लिया?
60 क्या लिया हमने यहां से उधार लिया, तो 60 और 14 कितना हो जाता है, 74 हो जाता है। 74 जो है क्या है, मिनट हो रही है। तो राइट आंसर 74 जो मिनट होगा, 74 में से 32 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा भाई, 7 में से 2 गए तो कितना बचा, 5। और यहां कितना था, अच्छा 74 है, सॉरी 74, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 ही बचे। और 7 में से 3 गए तो कितने बचे आपके, 4 बचे। और यहां पर जो है 1 घंटा कम हो जाएगा, हमने 60 उधार ले लिया था तो कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भैया 42 होगा, ये 42, ये ऑप्शन आ रहा है क्या, 5 42 40, 5 42 40 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या भाई, एक उमाव जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है भाई। अब समझ में नहीं आया है तो आप प्रदीप जी से कहना, इसकी शिकायत अब प्रदीप जी से लगेगी, मेरे से शिकायत मत लगाना, क्योंकि ये तो आपको आना ही आना चाहिए। क्या ये समझ में, एक बात बताओ भाई, कितने विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, फटाफट से कमेंट करो, ईमानदारी से बताना। देखो आना है नहीं आना वो आगे की बात है, कितने विद्यार्थियों को नहीं आया, ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताना है। आना है नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं और आप लोगों की गलती कोई नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हर विद्यार्थी को नहीं आती है, क्योंकि ये चीज़ हमने अब तक ऐसा पढ़ा नहीं है, तो कहाँ से आएगा। आ गया क्या भाई, नहीं आया, कविता को नहीं आया, बाकी सबको आ गया है। आप तो इतना सा कॉमन सेंस लगा लो, उथल पुथल हो गया, बोली जी के तो माइंड में उथल पुथल हो गया है। चलो वापस एक बार और रिपीट कर दूं क्या, यस या नो, एक बार वापस रिपीट करूं क्या, यस या नो, फटाफट से कमेंट करो। एक बार दूसरा रिपीट करूं क्या, इस क्वेश्चन को वापस समझाने का प्रयास करूं क्या, यस या नो, फटाफट से कमेंट करो भाई। यस ठीक है, एक बार वापस मैं आपको समझाता हूं। चलो भाई, इन्होंने कहा 2 देशांतर निकालना है, भारत का मानक समय एक तो इन्होंने बता दिया। अब इसमें भारत का मानक समय जो है वो इन्होंने वैसे बताया नहीं, हमें पता होना चाहिए भारत का मानक समय कितना है। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, प्रामाणिक समय है, वो कितना है, वो आपको पता है 82.5 पूर्वी देशांतर है। कितना है, 82.5 पूर्वी देशांतर है। और इस प्रश्न में इन्होंने बताया, इस प्रश्न में इन्होंने कितना बताया था, इस प्रश्न में इन्होंने बताया 74-25, कितना बताया, 74-25 बताया। तो इसमें से 74-25 को क्या कर दो, 74 डिग्री 25 मिनट को क्या कर दो, घटा दो, क्या कर दो, इसको घटा दो। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 मिनट में से 25 गए तो कितने बचे, 5 मिनट, तो ये बच गए। ये ध्यान रखना, अगर एक डंडका लगता है तो मिनट का होता है, अगर डबल डंडका लग जाता है तो ये सेकंड का हो जाता है। किसका हो जाता है, डबल डंडका सेकंड का होता है और सिंगल डंडका मिनट का होता है। 82 में से 74 गए तो कितने हुए, 82 में से 74 गए तो भैया कितना बचा, 8 डिग्री और 5 मिनट हमारे पास में क्या आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, ये आ गया है। इन दोनों का अंतर क्या आ गया, ये आ गया है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि प्रयागराज में कितने बजे हैं, 6:15 हो रही है। प्रयागराज में कितने बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं। और दूसरा जो शहर है, दूसरा शहर का नाम यहां पर दिया हुआ है क्या, दूसरा शहर का नाम यहां पर नहीं दिया हुआ, मैं मान लेता हूं ये दूसरा शहर अपन जयपुर मान लेते हैं। जयपुर का देशांतर कितना है, 74-25 है। अब ये पूछ रहा है कि जयपुर में कितने बजेंगे, जब प्रयागराज में 6:45 हो रहा है, जब प्रयागराज में 6:15 हो रहा है तो जयपुर का समय क्या होगा। तो जब भी सूर्य आएगा तो भैया सूर्य किधर से आता है, सूर्य आपके इधर से आएगा, किधर से आएगा, इधर से आएगा। सूर्य इधर से आएगा तो सबसे पहले प्रयागराज में आएगा, क्योंकि प्रयागराज पहले है, फिर उसके बाद में कहां पर आएगा, जयपुर में आएगा। तो वहां पर प्रयागराज में तो कहां आ गया था, ये कितनी बजे आ गया था भैया, 6:15 पे आ गया था। अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि इधर आने में इसको समय लगेगा, तो कितना इसका जो है समय लगेगा। तो अब इसको हम अंतर को निकालते हैं। जब हम इसका अंतर को निकाला तो आया 8 डिग्री 5 मिनट। अब 1 डिग्री को पार करने में सूर्य कितना समय लेता है, 4 मिनट लेता है। 1 डिग्री को पार करने में कितना लेता है, 4 मिनट लेता है। तो भैया हमारे पास कितने डिग्रियां हैं, 8 डिग्री है।
8 डिग्री को कितने से गुणा करो, 4 से गुणा करो। 8 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। 32 तो हमारे पास में क्या आ गई, मिनट आ गई। और एक हमारे पास में क्या था, 5 सेकंड था। 5 सेकंड को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल डंड का लगेगा। डबल डंड का मतलब सेकंड का हो जाएगा। अब हमारे पास समय कितना था, 6:15। 6:15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 6:14 मिनट और 60 सेकंड ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे इसको इसमें से क्या कर लेना है, घटा लेना है। 32 मिनट और 20 सेकंड को क्या कर लेना है, घटा लेना है। इसको घटाओ, 32 मिनट तो ये रहा आपके पास में और 20 सेकंड रहा। अब इसमें क्या करते हैं, उधार जब लेते हैं तो 100 नहीं लेते हैं भैया, 60 सेकंड होता है, 60 मिनट होता है। इसलिए देशांतर में जब भी उधार लेंगे तो 60 ही लेंगे। ध्यान रखना, 100 कभी नहीं आएगा, यहां पर 60 पे ही चलता है मामला। तो भैया 60 सेकंड में से 20 सेकंड गए तो कितने बचे, 40 सेकंड तो ये बच गए। और 14 में से 32 नहीं जाते हैं, सबको पता है। इसलिए हम यहां से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। 6 बजे में से 1 घंटा उधार लिया तो 1 घंटे में कितनी मिनट बची भैया, 1 घंटे में आती है 60। तो ये कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 74। 74 में से 32 निकालो, 32 निकाले तो 74 में से 4 में से, यानी कि 74 को मैं लिखूं, आप समझ जाओ 74 है ये। 74 में से 2 गए तो यानी 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। फिर कितना बच गया, 7। 7 में से कितना गया, 3, तो कितना बच जाएगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 42। अब ये हमने 1 घंटा उधार ले लिया था तो 6 में से भी 1 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, अब बता दो भाई। जाट साहब, आप मेरे से मत पूछा करो ये चीजें यार। आपके सर आते हैं, संजय सर क्लास लेते हैं तो संजय सर नहीं बताते कि आप लोगों को, मुझे ये बताओ। अब आ गया कि भाई राइट आंसर, अब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको और कभी इसके ऊपर चर्चा करके बता दूंगा। क्योंकि ये चीजें आपको जब आएंगी जब आपने ढंग से इसको अक्षांश और देशांतर ठीक से पढ़ा हो, है ना। अक्षांश और देशांतर जब पढ़ लिया होगा तो आपको ये दोनों के दोनों आ जाएंगे। राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। इनमें से कौन कौन से जिले आपस में सटे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से जिले आपस में सटे हुए हैं। हाँ भाई, इनमें से कौन से जिले जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, संलग्न जिले कौन कौन से हैं। क्लास में बीच में से जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ, मैं 1 बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, ऑफलाइन की तरह पढ़ो। और आप लोगों से इतने हम कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब परिवार के सदस्य बन गए हो। मैं तो अपने परिवार का सदस्य मान चुका हूं, पूरी क्लास 24 आपको परिवार मानती है। इसलिए ऑफलाइन की तरह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें समय ज़्यादा लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीज़ कंसेप्ट क्लियर करो। सबसे मेन बात होता है कंसेप्ट, जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक कोई मज़ा नहीं आता है पढ़ने का। सी बता रहे हो, सिरोही, पाली, नागौर आपस में जुड़ते हैं क्या, सिरोही के साथ पाली, पाली के साथ नागौर। झालावाड़, बूंदी जुड़ते हैं, लेकिन भैया टोंक इनके साथ नहीं जुड़ेगा। बूंदी अच्छा ये अलग रहता है, ये दोनों जुड़ते हैं, ये नहीं जुड़ेगा। सिरोही के साथ बाड़मेर नहीं जुड़ता, जबकि जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू के साथ ये दोनों जुड़ते हैं, लेकिन जयपुर नहीं जुड़ता। तो सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा भाई, सी इज राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सीमा के निकट है। पाकिस्तान की सीमा के निकट बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल निकट कौन सा है, पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल निकट कौन सा है भाई, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। सबसे नजदीक कौन सा बसा हुआ है, कौन सा शहर बिल्कुल नजदीक है पाकिस्तान के। उत्तर नहीं आया भैया, क्या चल रहा है, उत्तर नहीं आया। पाकिस्तान के सबसे नजदीक, बिल्कुल पाकिस्तान के सबसे नजदीक है गंगानगर। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा नजदीक सिटी अगर कोई है तो गंगानगर सिटी है भाई। ओके भाई, ये हो गया आपका सेशन पूरा। कैसा रहा आपका सेशन, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल गंगानगर सबसे नजदीक है, कोई बात नहीं, दिमाग को कोई खराब नहीं करेगा। ओके चलो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।